गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है हमेशा की तरह मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक, हंसती मुस्कुराती। लेकिन आज एक सवाल करते हैं सबीन से, फिर आप सबसे भी। क्यों सुबह सुबह आप मेरे लिए सवाल लेके आते हैं? जब लोग आंखें खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप मेरे लिए कोई मुश्किल सवाल? नहीं, अब सबसे आगे है, आंखें खुल गई हैं, लोगों का ध्यान बिल्कुल है, वो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। किसी को दिल से अच्छा लग रहा है और किसी को दिमाग से भी अच्छा लग रहा है। ये फर्क क्या होता है वैसे? हाँ, ये मेरा सवाल था। अच्छा लगना तो अच्छा लगना होता है, दिल से अच्छा लगना, दिमाग से अच्छा लगना क्या होता है? ये तो सवाल था। आप दिल से सोचते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल करती हैं? मुझे पता था क्या पूछने वाले हैं, मैंने इनको घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम हो गई हूं मैं, क्योंकि इन्हें कहते हैं शुएब, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग दोनों बड़े अटेंटिव है इस वक्त। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं दिल से सोचती हूँ, मैं दिमाग से सोचती हूँ, आप ये कह रहे हैं? जी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मैं समझा कहेंगे कि डिपेंड्स कि दिमाग किधर है। नहीं, दिमाग तो है ना हर बंदे के पास। अल्लाह ने दिमाग से नवाजा ना, अकल से नवाजा है, दिल से भी नवाजा है, दिल से भी नवाजा है। लेकिन मैं मैं सिचुएशन देख रही होती हूँ कि अगर कोई पर्सनल रिलेशन है, अगर मेरी कोई पर्सनल चीज है, पर्सनल मैटर है, तो उसमें मैं दिल से ज्यादा सोच रही होती हूँ और दिमाग का कम इस्तेमाल कर रही होती हूँ। सबीन ने मान लिया नाज़रीन के सबीन दिमाग का कम इस्तेमाल करती है। अच्छा, उस मामले में उसमें मेरी इमोशनल अप्रोच ज्यादा होती है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल मैटर है या कोई इतना ज्यादा पर्सनल नहीं और मुझे सिर्फ देखना है कि हाँ सिचुएशन ऐसी है, तो उस लिहाज से मेरी कोशिश होती है कि मैं दिमाग से सोचूं कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। उसमें डूज एंड डोंट्स, लिमिट्स, वो सारी चीजें मैं डिफाइन करूं। बिल्कुल ठीक है, चांस दिया है। लेकिन हाँ, ये बहस आज की नहीं है, बहस पुरानी है, बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी ये बहस है कि दिल या दिमाग में बर्तरी किसको हासिल है। अच्छा, मुझसे अगर आप सवाल करेंगे तो मेरी इसमें राय है कि दिल को ज़्यादा बर्तरी हासिल है। मुझे लगता है कि हम दिल से सोचते हैं, या हो सकता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल दिल से ज़्यादा सोचता हूँ, फैसले दिल से करता हूँ, कि मुझे लगता है कि वाइब आती है और वो दिल से आती है, और दिल जो कहता है मैं उस पर अमल करता हूँ। फिर दिमाग या तो नहीं है तो सही, लेकिन इस्तेमाल कम करता हूँ, या मैं दिमाग इस्तेमाल करता हूँ, दिल के हुक्म पर इस्तेमाल करता हूँ। दिल जो उसे हुक्म देता है, सिग्नल देता है, दिमाग उस पर अमल करता है। ये वैसे आपने दिमाग कंट्रोल किया हुआ है, दिल ने दिमाग कंट्रोल किया है दिल ने, और दिल यहीं पे है, गल वध गई है, और दिल यहीं पे है, दिल अपना ही है। लेकिन आप जरूर बताएं हमें, गल वध गई है, गल वध गई है। छोड़े क्या दिल दिमाग कुछ भी, सब मुस्कुराएं। आप मुस्कुराएं, आप बस खुश ना करें सुबह। अच्छा, अब तो लगता है कि मुस्कुराना वाकई ना सीखना पड़ता है। वो मुस्कुराना क्या सीखना पड़ता है? कोई चीज अच्छी लगी आप मुस्कुरा दें। लेकिन अगर आपने 2-3 साल ना मुस्कुराया हो, आपको नहीं लगता कि आपके मसल्स भी मुस्कुराना छोड़ देते हैं? फिर जापान में वैसे ये चीज़ हो रही है शुएब, के रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की आ रही हैं कि 2-3 साल तक कोविड के दौरान जब उन्होंने मास्क पहने, फेस मास्क पहने, तो ज़ाहिर है लोगों से इंटरेक्शन उस तरह से नहीं हुआ, और मास्क पहन के कुछ लोग बड़े खुश भी हुए कि हमें अपने जो असल एक्सप्रेशन है वो नहीं दिखाने पड़े लोगों को। लेकिन अब उसमें एक नुकसान जापानियों को हो चुका है। वो ये कहते हैं कि वो मुस्कुराना भूल चुके हैं, कि मास्क पहने उनके एक्सप्रेशन सामने नहीं आते। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो माहिरीन से इसके बारे में जान रहे हैं, उनकी खिदमत हासिल करें कि हमें मुस्कुराना सिखा दें। यानी माहिरीन मुस्कुराहट, माहिरीन मुस्कुराहट, मैं तो साइकोलॉजिस्ट को अच्छा, मैं समझा कि माहिरीन मुस्कुराहट के पास जाते हैं। सुबह थोड़ी अच्छी उर्दू के टर्म्स में इस्तेमाल करूं, खिदमत हासिल कर रहे हैं। माहिरीन मुस्कुराहट, ये टर्म भी अच्छी है ना हजरात, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, सिंपल है। आप उन्हें कहेंगे कि मुस्कुराएं ऐसे नेचुरल स्माइल, आपके दांत नजर आए, दांतों का भी ख्याल करें, ऐसा ना आपकी स्माइल से, है ना, हाइजीन का ख्याल भी रखना चाहिए। ये जरूरी है, दांतों का ख्याल रखना चाहिए। एक के बदले दूसरा मैसेज भी हमने आपको दे दिया है। देखिए, दो मैसेज आपको साथ साथ हम दे रहे हैं। अच्छा, वैसे सबीन, एक और रिसर्च आज हमारे पास है, वो है IQ लेवल से जुड़ी। कहा जाता है कि अगर बड़ा बहन या भाई है, यानी सिबलिंग में जो सबसे पहले है, उसका IQ लेवल ज्यादा होता है। रिसर्च हुई है, ये रिसर्च हुई है शुएब, और कहा जाता है कि 20,000 लोगों पे ये रिसर्च की गई है और इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है। वो कहते हैं कि जो बड़ा बच्चा होता है उसका IQ लेवल तकरीबन 1.5% जो है वो बाकी बच्चों से ज्यादा होता है। अच्छा, मेरे 4 बड़े भाई हैं, इसका मतलब 1.5 कम करते हैं, मेरा IQ लेवल तो बहुत नीचे हो गया। चला क्या? अच्छा, वैसे मेरी अपनी कुछ रिजर्वेशंस थी इससे। वो क्या है? ये रिसर्च सामने तो जरूर है, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें अकल से अगर आप सोचें, थोड़ा सा दिमाग से सोचें, दिल अकल को मैसेज दो, तो ये चीज इतनी ज्यादा मतलब ये हजम नहीं होती, एक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। उसकी वजह ये है कि कुछ बच्चे देख रहे होते हैं, जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसको बहुत लाड मिलता है। अच्छा, इसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया है? वो लॉजिक ये देते हैं कि जो बड़ा बच्चा होता है, क्योंकि वो पहला बच्चा होता है, तो वो माँ बाप की तवज्जो से ज्यादा मिलती है, तो उसका ब्रेन बहुत डिफरेंटली डेवलप हो रहा होता है। उसकी जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू मिडिल चाइल्ड, और जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड होता है उसके निस्बत। हालांकि हमारे यहाँ सबसे छोटे को तवज्जो ज्यादा मिल रही होती है, तो थोड़ी सी मेरी इस पे थी रिजर्वेशन। लेकिन 20,000 लोग
रिसर्च ये भी तो लेकिन हाँ, वेस्ट की रिसर्च और हमारे यहाँ के डायनामिक्स थोड़े मुख्तलिफ भी होते हैं। हाँ। ये भी हम एक पॉइंट ज़रूर रेस कर सकते हैं। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आपका अपने घर में एक तो कौन सा नंबर, आपको क्या लगता है कि उसमें सबसे ज़्यादा IQ लेवल में कौन है? आई मीन द फर्स्ट वन और द लास्ट वन और द मिडिल वन मे बी। मुझे वैसे कोई रिजर्वेशन होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ एंड द फर्स्ट वन। तो लेकिन आपको पता है ना कि छोटे भाइयों का IQ लेवल ज़्यादा अच्छा है, पता है आपको? मेरा जो मुझसे छोटा भाई है उसका IQ लेवल ज़्यादा है। लेकिन मेरी परेशानी वही कि मैं अगर ये रिसर्च वाकई सही है तो मेरा डेढ़ करते करते ना 6 पॉइंट में नीचे आ जाऊंगा। हमारी हमदर्दी आपके साथ। बहुत शुक्रिया। चलें जी, आपको भारत से खबर देते हैं जहाँ पर एक ड्रामा रचाया गया। वैसे भारत में ना बहुत से मामलात ऐसे हैं कि ड्रामा ही लगता है वहाँ पर, फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए, बहुत सारे मामलात हो जाए, ड्रामा तो करते हैं। बहुत इंस्पायर्ड है। अब वहाँ पर एक स्टूडेंट ने एक ड्रामा रचाया और इसलिए कि इम्तिहानात में चूँकि फेल हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, ऐसा करती हूं कि अगवा का ड्रामा रचा लेती हूं। और फिर उन्होंने पूरी एक कहानी घड़ी। 17 साल की उम्र में इन्होंने ये सोचा कि मैं ये करती हूं और FIR दर्ज भी इन्होंने कराई और सॉरी FIR उन पर दर्ज की गई है कि इन्होंने क्या किया कि एक अजनबी नंबर से कॉल मौसूल होती है जिसमें वो बताती हैं कि अगवा कर लिया गया है। लड़की कहते हैं कि जिस रक्शे में वो सवार हुई उसका ड्राइवर एक वीरान जगह पर ले जाता है, मुंह पर कपड़ा डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब बाद में CCTV फुटेज देखी गई और तो पता चला झूठ, ड्रामा निकला। वैसे ये लड़कियां ड्रामा करती हैं? वैसे सारे कोई भी ड्रामा कर सकते हैं, लड़के भी, लड़कियां भी, बच्चे भी, मतलब ट्रांसजेंडर्स भी, मतलब कोई भी जेंडर हो, कुछ भी कर सकता होता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर देखिए ये एक, अगर इसको मजाक के तौर पे ले तो ये एक अलग बात है कि एक तरह से एक फनी स्टोरी डेफिनेटली उसके पेरेंट्स के लिए भी नहीं होगी, उसके अपने लिए भी नहीं होगी। बॉलीवुड से इंस्पायर्ड तो रहते हैं इंडियन साथ साथ, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो प्रेशर होता है ये कितना ज्यादा अहम है कि एक डर था, एक खौफ था फैमिली का, पेरेंट्स का, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। अदरवाइज आप सोच सकते हैं कि आप इतना बड़ा इल्जाम या इतना बड़ा ड्रामा रचाएंगे। समटाइम्स ऐसा ड्रामा आपको भारी पड़ जाता है। बट एनीवेज जी, ये बड़ी अच्छी बात सभी ने आपने की कि हमें ये देखना चाहिए कि जो पेरेंटिंग हो रही है, बिल्कुल जब हम बच्चों की जब पेपर्स को लेकर देखते हैं ना कि प्रेशर बिल्ड करते हैं, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है चूंकि, तो बच्चा उस प्रेशर में देखें फिर ऐसे स्टेप्स भी ले लेते हैं। एनीवेज जी, स्टोरीज तो और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो मुल्क में इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। बात तो हमने करनी थी मुल्की सियासी हालात के ऊपर, जरा सियासी जायजा लेना था, लेकिन यहाँ तो माहौल ही कुछ और है। जरा हमारे साथ है जी आके हमारे पसंदीदा इरशाद भट्टी, लेकिन क्या माहौल है जरा दिखाया जाए। इरशाद भट्टी साहब कर रहे हैं नाश्ता, वो भी तगड़ा नाश्ता। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। टेबल सज चुका है ये। मेहरबानी आप दोनों कंटिन्यू करें। ये हलवा भट्टी साहब हो क्या रहा है? हलवा भी चल रहा है, इससे पहले आप पूरियां भी खा रहे थे। पूरियां भी खा रहा था और नान भी। अच्छा, वो इन्होंने सामने लाने नहीं दिए क्योंकि इससे पहले खा भी चुके हैं। और अब सब देखे ना कि कितना खाते हैं भट्टी साहब। और मजे की बात है चाय भी मेरे वाली, वो जो दूसरे दूध की, वो खुश दूध की नहीं। तो ये आज खुश है ना? मैं कह रहा हूँ आज बस आखिरी आप थोड़ी सी नकदी दे दें तो मैं पक्का खुश। हालांकि ब्रेक में डिसाइड कुछ और हुआ था। नहीं, वो तो आप दोनों की ईद मेरे पास है, वो तो है, वो तो अगली बार का वादा है ना, अगली बार का, और मुकाली बुला लो। ठीक है भट्टी साहब, आपसे जब मुलाकात हमेशा ही अच्छा लगता है। वैसे भट्टी साहब, मुल्की हालात का आप पे कोई असर नहीं है? नहीं, शेर सुनाऊं एक बड़ा मजा का। जरूर। ये मुझे आपने सुना हुआ होगा, बहुत फेमस है, तायरा सिराज का, और लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुनाता हूँ। पहली गल ए सारी गलती मेरी नहीं, पहली गल ए सारी गलती मेरी नहीं, जेकर मेरी भी है कि मैं तेरी नहीं समझी। समझ गए। वो कहता है प्यार ते जंग विच जायज़ है सब, मैं कहनी हूँ हेरा फेरी नहीं। और आखिरी है मेरी मन ते अपने अपने राह पईए, की कहना है जिन्नी हुई बतेरी नहीं। तायरा सिराज की बड़ी खूबसूरत, वो कहता है प्यार ते जंग वे सब जायज़ है सब। लेकिन अभी के हालात तो कुछ और कह रहे हैं, आपस में हम बढ़ चुके हैं। मतलब आप कुर्सी की जंग अपनी जगह देखें, उसकी दौड़ अपनी जगह पे है, लेकिन एट द सेम टाइम सारे इदारे एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं, कुछ फेवर में हैं। हम एज अ कौम हम बढ़ चुके हैं। मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब का जुमला है, और इस मौजूदा पाकिस्तान पे एक नज़र यूं से मारे, खैबर से कराची से खैबर तक, तो वो जुमला है क्या पता क़यामत गुजर चुकी और हम जहन्नम में रह रहे हों। यस, ये बिल्कुल जुमला है। हम इस वक्त जहन्नम में रह रहे हैं और आग है, नफ़रत की आग,
चादर चार दीवारी के, तकद्दुस की पामाली की आग, गुर्बत की आग, बेरोजगारी की आग, महंगाई की आग और तबकाती कशमकश की आग, आइन के मर जाने की आग, सुप्रीम कोर्ट को रोंदने की आग, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई की आग, सारे इदारे, 2 इदारे मैं अक्सर कहता हूँ, अदलिया और फ़ौज है, और ये जो एक जमात उधर बाम दस्तो गिरबां, एक उधर, ये आग, आपस में आग, और इस आग में ये पूरा मुल्क जल रहा है। आज मैं सोचता हूँ अगर इलामा इकबाल होते, कायदे आज़म होते, या कोई उनसे राब्ता होने की कोई उम्मीद होती, शायद ये हालात ना होते, यकीनन ये हालात। कम से कम मैं उनका रद्द अमल जानना चाहता था कि आपने ख्वाब देखा था तो क्या इसी पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। कायदे आज़म से पूछना वो क्या कहते, कोई ऐसा होता है ना 5-7 मिनट का क्लिप टाइप, कि आप क्या इसीलिए और हमारे लिए मुल्क बनाया था, ना शुक्रों के लिए, जल्दबाजों के लिए, झगड़ालू के लिए, अपने मफाद वालों के लिए, और बर्बादी फेर दी हमने इस मुल्क की 75 साल में। और अब तो इसके बाद पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, और अभी ये कंटिन्यू है, ये नहीं है कि रुक गया है, बिल्कुल है, अभी ये ऐसे ही है कि तबाही फिरी। और इसमें 9 मई के बाद जो शिद्दत आई है भट्टी साहब, पीटीआई ने क्या क्या खो दिया? देखिए 9 मई अनडाउटेबली स्याह दिन है, बिल्कुल कोई शक ही नहीं, शर्मनाक दिन है और अफसोसनाक दिन है। यानी मैं सोच के दुखी होता हूँ कि MM आलम साहब का तैयारा जल रहा है। कैप्टन वो जो शेरजान वो जो है शोधा के मुजस्मे जो थे उनका मुजस्मा एक बंदे ने उठाया हुआ है तोड़ के, और जिनको कंधों पे उठाना चाहिए था, आंखों पे बिठाना चाहिए था, उनका हमने उठाया हुआ है। जनाह हाउस में जलाया गया, छोड़ दीजिए कि जनाह हाउस कोर कमांडर तो थे ना, उनकी फैमिली भी उनकी फैमिली थी। जो आप 4 दीवारी की बात कर रहे हैं, ये कहाँ की, कौन इजाजत देता है? वो जल रहा है, GHQ के दरवाजे खुल रहे हैं और नारे लग रहे हैं, ईदी एम्बुलेंस जल रही है, मेट्रो जल रहा है, रेडियो पाकिस्तान जल रहा है, रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हैं। क्यों? कि इमरान खान गिरफ्तार हुए। भाई गलत गिरफ्तारी थी, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, ये जुल्म था, ज़्यादती थी, और इhtजाज आपका हक था, मगर ये जस्टिफाइड नहीं था जो हुआ, ये इhtजाज नहीं था। और फिर इसी को आगे कंटिन्यू करूं, जब मैं देखता हूं उस्मान डार की वालदा से बदतमीजी होते हुए तो दुख हुआ। उनके घर की वीडियो जिस तरह उन्होंने दिखाई है, इस शेख रशीद की मरहूमा वालदा के घर को, दरवाज़ों को जिस तरह काटा गया और जो अंदर जाएगा, वो दुख हुआ। और फिर इस तरह ख्वाजा आसफ असम्बली में यास्मीन राशिद 70-71 साल, उन्होंने कोई जुर्म किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन भट्टी साहब एक दूसरा तो उन्होंने पता जुर्म क्या, उन्होंने जुमला क्या बोला, हुण लम्मी हस्पताल च लम्मी पै गई है। ये ख्वाजा आसफ बोल रहे हैं एक माँ के बारे में। भाई अगर वो मुजरम है तो सज़ा मिले, शेख रशीद मुजरम है उसे सज़ा मिले, शहरियार अफरीदी मुजरम है तो उसे सज़ा मिले, लेकिन शहरियार अफरीदी की बेगम क्यों, शेख रशीद की माँ क्यों, उस्मान डार की माँ क्यों, जनाह हाउस क्यों, MM आलम का तैयारा क्यों, ये GHQ क्यों, रेडियो पाकिस्तान क्यों, ईदी एम्बुलेंस क्यों, और ये क्यों? हम यानी तौहीन रसालत कहीं होती है, हम अपना मुल्क जला देते हैं। नबी पे हमारी जाने कुर्बान, लेकिन नबी ने हमें ये सिखाया था। डॉक्टर्स को मुतालबा नहीं माना जाता, अस्पतालों को ताले लगाते, ICU में मरीज मर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। वकील एहतजाज करते हैं, चैम्बर आके तोड़ फोड़ करते हैं चीफ जस्टिस का। यानी एहतजाज का एक ही इन्होंने तरीकेकार इख्तियार कर लिया जत्थों ने कि बस तोड़ फोड़, जलाओ, घेराव, तशद्दुद। तो आपका सवाल था कि तहरीक इंसाफ ने क्या खोया 9 मई के बाद? तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं, तहरीक इंसाफ को खो दिया। और इमरान खान साहब से उनका मकबूल तरीन सियासतदान मैं अक्सर इमरान खान साहब का इस बारे में फ़ैन हूँ, और उनका ये एहसान है मुझ पर कि उन्होंने जिन जफ्फा तोड़ा, 50% उन्होंने आके इस मुल्क का जो स्टेटस को था वो तोड़ा। कभी उसकी बारी तो कभी उसकी बारी, तो कभी भुट्टो साहब तो कभी शरीफ साहब तो कभी फलाना, तो हम दरमियान में गायब हो गए थे। ये तोड़ा उन्होंने आके। इमरान खान साहब 1 साल से हम कहते आ रहे थे कि सर ये मीर जाफर मीर सादक ना कहें, ये ज़बान सर ये न्यूट्रल्स वाला ना कहें, सर कोई एक बंदी, एक जमात मुझे आके बताए जो फ़ौज की एहसानमंद नहीं है, कोई एक बताए, लाने वाले जाने वाले जो भी है। और फ़ौज पे तनकीद आपका हक है, करें, कि कहें कि आप दायरा कार में रहें, आप अपना काम करें, हमें आपने। लेकिन यार वो जो सियाचिन पे बैठा हुआ है,
वो जो उधर रोज उधर वो बलोचिस्तान के रेगिस्तान के बाद ज़लज़ला आ जाए, वो सैलाब आ जाए, वो मुश्किल आ जाए, यानी आपका नाला लई उनके बगैर नहीं सही, बिल्कुल ऐसे मुल्क उनके आप कराची के नाले उनके, आपके पास है क्या? तकरीरें, भाषण, गुर्बत क्यों है भाषण, महंगाई क्यों है भाषण, बेरोजगारी क्यों है भाषण, या एक जुमला पिछले कर गए। हाँ, पिछले मुल्क वाले कहते हैं पिछले करके थे, मुल्क नाजुक सूरत हाल से। ये तो वैसे कितने साल के मैं हो क्यों हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं जब से होश वाला मुल्क। और फिर पिछले 13 महीनों में जो सबसे ज्यादा हुआ, मेरी बेटी है 15-16 साल की और उसका मैंने सोशल मीडिया बंद करवा दिया है। यकीन करें, मैंने जो खवातीन पे तौबा तौबा तौबा, आजकल मैं जो कहानियां सुन रहा हूँ, तौबा तौबा जो खवातीन, यानी हम इतने दरिंदे हो गए, इतने जालिम हो गए, खवातीन को ऐसे मार रहे होते हैं। इस पिछले 13 महीनों में ये पीडीएम वालों ने, ये जो इस हुकूमत ने, भट्टी साहब अभी प्रोटेस्ट की बात अगर करें, यहाँ पर देखें किस तरह से खवातीन के साथ सलूक किया गया है। उनकी गलती अपनी जगह, अगर कोई जुर्म किया है वो अपनी जगह पे, लेकिन क्या हमारी फीमेल पुलिस फोर्सेस नहीं थी? किस तरह से ये चीज़ कह दी गई कि आप एक खातून को पकड़ भी सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं, आप उसको घसीट भी सकते हैं। तमाम वीडियो सामने है कि जहाँ पर पुलिस एहलकार उनको घसीट रहे हैं प्रॉपर। क्या ये कौन सा कानून इसकी इजाज़त देता है? और जब फिर बात की जाए तो हुकूमत की तरफ से आता है कि जीरो टॉलरेंस अपनी जगह पे। मरियम को भी तो वालिद के सामने गिरफ्तार किया था, ये भी तो किया था, मतलब ये जस्टिफिकेशन आती है। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि मैंने जुर्म किया है ना, तो मेरी बेटी का क्या कसूर है? सिंपल सी बात। एब्सोल्युटली। आपकी भी बेटी है, आपकी भी घर, कैसे मैं सोच सकता हूं कि आपके घर की 4 दीवारी को क्रॉस करूं? एब्सोल्युटली राइट। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, शेख रशीद ने कोई जुर्म किया है, सजा दें, इबरतनाक मिसाल बनाए। उस्मान डार ने कोई जुर्म किया, इबरतनाक सजा दें, साबित करें। और अगर शहरियार अफरीदी ने कोई जुर्म किया, इबरतनाक सजाएं दें। इसी तरह आप जो खवातीन सड़कों पे बाहर निकली हैं, यार इनको एक मरतबा चांस तो दो, आप क्या करना चाहते हैं? तो और फिर इस पे ये जो बनाते हैं फरियाल ताल, असल में प्रॉब्लम ये है कि एक इन 5-10% के पास एक फरियाल तालपुर है और एक मरियम नवाज है। इनके सिर्फ दुख उधर तक है। जो हज़ारों लाखों मरियम नवाजें नीचे हैं, जो फरियाल तालपुरें रोज़ हैं, इन जेलों में नाजायज़ बच्चे जनती हैं खवातीन। इन जेलों में वो सरगोदा की रानी 19 साल बेगुनाह जेल में रही और कोई नहीं, किसी ने उस पर बोला। आज तक कौमी असम्बली में बात नहीं हुई। इसी तरह आज किसी हवालात में चले जाएं, जेल में चले जाएं, जिस तरह इस पिछले 13 महीनों में खवातीन के साथ सलूक किया गया, थानों में, कचहरियों में, जेलों में, हवालातों में, सड़कों पर जिस तरह डंडे मारे गए, जिस तरह उन्हें घसीटा गया, जिस तरह वो माफ़ियाँ मांग रही थी। और फिर हमारे वेटरन्स, वो एयर कमोडोर जो थे, वो सजाद साहब, या वो जो सजाद हैदर साहब, वो बुजुर्ग खवातीन, आप करना क्या चाहते हैं यार? खुदा के लिए ये ना करें। और ये जो कुछ हुआ हो रहा है, कभी सोचा नहीं था, बिलीव मी। तो साहब सवाल जिससे भी करें वो ज़ाहिर है, जिस तरह आप एक अपना मौक़िफ़ इसमें दे भी रहे हैं, आप ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू आपका, लेकिन सवाल जिससे भी करें यही कहेगा ना गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह सब रहे हैं ठीक, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। और अब अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि पहली दफ़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे डेडलॉक में हैं जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं। नफ़रत और तकसीम और गम और गुस्सा नहज पे पहुंच गए हैं। अब मिसाल के तौर पे आप सोचें कि कौन है जो बिठाएगा? अदलिया, सब एक दूसरे के खिलाफ हैं, सवा सत्यानाश कर दिया उसका। फौज, हमने पिछले 13 महीनों में सवा सत्यानाश कर दिया उस फौज का, जिसकी वजह से ये मुल्क की एक इकाई बनी हुई है। और सियासतदान हाथ मिलाने को रवादार नहीं। कौन करेगा? ये आग कौन बुझाएगा? कोई भी नहीं बुझाएगा। आप यकीन करें, अब फवाद चौधरी साहब ने कल अदालत में कहा फ़ौज हमसे है, हम फ़ौज से हैं, अच्छी बात है। और शर्मनाक है ये जो 9 मई को हुआ, ये उस दिन क्यों नहीं कहा जिस दिन हुआ था? ऐसा माहौल बनने क्यों दिया? और यही सवाल हम उनसे करते भी हैं कि वो कहते हैं जी हमने कहा ही नहीं था, लोगों का अपना रद्द नहीं कहा था। इमरान खान साहब निकल के कहते यार ये जुल्म है, ये फॉर एग्जाम्पल सोचिए, ये पीडीएम को तो छोड़िए, ये तो गए गुजरे लोग हैं, नाअहल लोग हैं, इनको तो छोड़िए, ये तो सारा अपनी लड़ाई, तो इन्हें पार्लियामेंट हो गया,
और अब मंजूर हो गया, RTS खत्म हो गया, नैब खत्म हो गया, सारा अपना सारा जमहूरियत का कोई नहीं। जमहूरियत बात आप कैसे कर सकते हैं? किससे जमहूरियत की तवक्को करती? लेकिन ये तो वैसे जो पार्लियामेंट वाली चीज है कि आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। आपने कभी सोचा था कि कोई मरियम नवाज जलसे में खड़ी होकर घनौना किरदार कहे चीफ जस्टिस को? कभी सोचा था कि कहे कि सास उनकी मुखातब कहे कि इन कम वक्तों ने अदालती मार्शल लगाया? कभी सोचा था? तो भट्टी साहब, जब ये लीडर्स खड़े होते हैं, जब ये बात कर रहे होते हैं, किसी भी इदारे पे तनकीद करते हैं, लीडर्स तो ना कहें, पॉलिटिशियंस सियासतदान हैं, अच्छे सियासतदान हैं, बुरे सियासतदान हैं, लीडर एक ही था। ये जब खड़े होकर बात कर रहे होते हैं तो ये कहते हैं, इनको जब तनकीद की जाती है, जब ये इदारों पर तनकीद करते हैं तो लोगों की तरफ से रिएक्शन आती है, ये कहते हैं कि ये जमहूरियत है, ये हमारा हक है, डेमोक्रेसी है। लेकिन जब कोई आम इंसान इस बारे में बात कर रहा होता है तो मोहतात रहने का कह दिया जाता है कि आप बात नहीं कर सकते, और फिर इस तरह के बिल पास होते हैं। देखें प्लीज़ एक बात ज़हन में रखिएगा कि हमारे यहाँ दो तरह के, मैंने पहले भी आपको आके बताया, दो तरह से निज़ाम आए हैं, एक फ़ौजी डिक्टेटर्स और एक सिविलियन डिक्टेटर्स। सिविलियन डिक्टेटर्स बदतर हैं फ़ौजी डिक्टेटर से, क्योंकि ये मुनाफिकत करते हैं। फ़ौजी डिक्टेटर्स तो आते हैं ना कि मार्शल लगाते हैं, सारा कुछ ख़त्म। ये सिविलियन डिक्टेटर्स हैं, ये जमहूरी चोगा पहन के आते हैं, हम आपके वादे दावे नारे। मुझे बताइए, आज आप सारों को आपके तवज्जो से मैं कहना चाहता हूँ, कोई 13 महीनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो की कंप्लीट महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत पे, कोई एक तकरीर पूरी मरियम नवाज़ की महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत पे। मौलाना साहब की गुर्बत भी दूर हो गई, ज़ाहिर है 3 खोए मलाई वाली वजारतें, बेटा भी लग गया, बेरोज़गारी भी उनकी ख़त्म हो गई, समधी तक को नवाज दिए, और उनकी महंगाई भी खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ से भी ऐसा कोई प्लान आया नहीं ना। इमरान खान का एक तकरीर है इस 13 महीनों में, वो मीनार पाकिस्तान पे की थी कि मैं इक़्तिदार में आया तो 12 पॉइंट्स ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। अदरवाइज तो हमने बैशिंग ही देखी। देखिए इनका क्या काम है, इमरान खान, ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड शुरू हो चुकी है जिसका ये करते थे, ये वो तराजू का पलड़ा शुरू हो चुका है। अच्छा। ये वो इमरान खान की नाअहली गिरफ्तारी का सफ़र शुरू हो चुका है, नवाज शरीफ साहब की अहलियत और वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हुई? लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे ही हुई ना कि 80% तरीके इंसाफ या रुपोश है या जेलों में है, इमरान खान मुकदमों में है, ये सारे इस वक्त इक़्तिदार में हैं। अब अगर 8 अक्टूबर को इलेक्शन होते हैं तो कौन इलेक्शन जाके कैंपेन करेगा? कौन? जो आपने बात की नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, नजर आ रही है आपको? जी डेफिनेटली। पहला काम तो पार्लियामेंट ने इसी में बिल में कर दिया है ना कि अपील कर सकेंगे, उनको अपील का हक है, 30 दिन के अंदर अपील करेंगे, और अपील ज़ाहिर करेंगे वो और उसके बाद फुल बेंच या लार्जर बेंच बनेगा, खत्म हो जाए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि अगर आज बिल मंजूर हो रहा है तो जब इतलाक आज से उसका हो रहा है तो जो पीछे के मामलात हैं वो तो पीछे रह गए। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे से हुआ है, और अच्छा। पीछे से हुआ। और मजे की बात सुनिए कि तो बड़ा प्लान हुआ है। हाँ डेफिनेटली इसी के लिए हुआ होगा ना। तो इन्हें पार्लियामेंट क्यों हुआ है, बिल क्यों पास हुआ है? और कहते हैं किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकता। अच्छा, तो इन पार्लियामेंट अब ये ज़हन में रखिएगा कि इज्जत कमानी पड़ेगी, वैसे बड़ी एहतियात से बात करनी पड़ेगी, तौहीन न लगा दें। हाँ, इज्जत कहीं चैलेंज नहीं कर सकते ना। नहीं, मैं क्यों करूंगा चैलेंज कर रहे हैं आपको। हाँ, और वैसे भी आप अभी बात कर रहे थे ना कि दिल से करनी चाहिए, दिमाग से, तो इनका तो मैं कह रहा हूँ कि ये दिल से करती हैं क्योंकि दिमाग है ही नहीं। इसका जवाब मैं आपको ब्रेक में दूंगी। लेकिन ये जुमला आप वापस लेके उठेंगे यहाँ से। और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर कोई निकला तो वो बड़ा नायाब होगा क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं हुआ, फुल टाइम नायाब। चलो एक नई चीज तो होगी ना, नई चीज होगी। नहीं, और मेरे बारे में है कि मेरा दिमाग दिल में है, तो इसलिए मैंने दिमाग दिल में है उतारा हुआ। और दिल कौन है? दिल लाहौर। कोई एक हो, आखिरी मरतबा लाहौर था। लाहौर ही था, आखिरी मरतबा लाहौर। ये याद करवाते रहा करें कि मैं आखिरी दफा लाहौर। हाँ, तो वो हालात आपके लाहौर के हालात ठीक हो गए हैं? हाँ, बेहतर हो गए। 9 मई के बाद बेहतर हुई हैं? ये है 9 मई के बाद बेहतर हुए कि पहले बेहतर हुए थे? नहीं, पहले हो गए थे। अच्छा, पहले हो गए, अब तक खराब नहीं हुए। हाँ, तो हाँ नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो अच्छा, तौहीन अदालत से पार्लियामेंट का इसलिए बिल मंजूर हुआ है कि चीफ जस्टिस को पैगाम भिजवाना था कि तौहीन अदालत लगाओगे तो हम तौहीन पार्लियामेंट लगाएंगे, और ये पहले वो कह चुके थे, अब उन्होंने कर दिया। और याद रखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई शक नहीं, लेकिन पार्लियामेंट को सुप्रीम साबित करना पड़ेगा ना। और दूसरी बात है, पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमने देखा पार्लियामेंट में झूठ भी बोले गए, फ्रॉड भी किए गए, चीटिंग भी की गई, बदतमीजियां भी की, और उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कार्रवाई कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। तो अगर तो वो तहफ़्फ़ुज़ भी ख़त्म करें ना, वो भी पार्लियामेंट के तौहीन में आए,
جو پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے. اس پہ یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے نہیں عوام کی توہین کریں گے تو ہم پہ بھی کچھ لگنا چاہیے. اچھا ویسے اب ایک بات ہے کہ توہین پاکستان کی کوئی میرے خیال سے سزا نہیں, توہین عوام کی کوئی سزا نہیں. توہین عوام اور توہین بلاول کی پہ مقدمہ ہے, توہین زرداری پہ مقدمہ ہے, توہین الیکشن کمیشن پہ مقدمہ ہے, توہین عدالت کا مقدمہ ہے, توہین پارلیمنٹ کا مقدمہ ہے, توہین عوام. قدم قدم پر جو چھتر پڑ رہے ہیں, جو توہین ہو رہی ہے غریب آدمی کی, آپ سوچ نہیں سکتے. خدا کی قسم سفید پوش سڑکوں پہ آ گئے. لیکن اس میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذمہ دار ایک ادارہ یا ایک شخص یا ایک جماعت ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. نہیں 75 سالہ تاریخ ہے نا. بھٹی صاحب تاریخ ہے, لیکن اگر ہم 3 دہائیاں پیچھے چلے جائیں اور اگر اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن ہم دیکھیں, بھلے اس میں لیڈرز کی آپس میں لڑائی سامنے آتی تھی, لیکن اس طرح سے جو فالوورز ہیں وہ اس طرح سے آمنے سامنے نہیں آتے تھے, مائنڈ پولیوٹ نہیں تھے, ٹاکسک نہیں تھے, کریکٹر اسیسینیشن اس طرح سے نہیں تھی. تو شاید سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, وہ چیزیں اس طرح سے سامنے نہیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی. جی اب یہ اتنی آپ گہری بات کر رہے تھے نا, تو ماشاءاللہ خالی چہرے سے دیکھ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے دماغ نہ ہونے کی نشانی. بالکل بھی نہیں. اچھا وہ رونالڈو کے پیسوں کا پتہ چلا؟ رونالڈو کے پیسوں کا پتہ نہیں چلا, میں سوچا تھا آپ پتہ کر کے مجھے بتائیں گے. میں نے 2-3 بار, آپ نے نہیں بتایا مجھے. یقین کریں میری اس سے بات ہو جانی. میرا سوال بچے رہ گیا جی. یقین کریں میری اس سے بات ہو جانی تھی اگر وہ میرا فون اٹھا لیتا. آپ نے عید ہی نہیں دی ابھی تک, یہ ایک الگ بات ہے. میرا سوال بچے رہ گیا جی. سوال دوبارہ ریپیٹ کریں. ماضی میں اگر ہم جائیں اس وقت کے سیاسی جماعتوں کو دیکھیں جس طرح سے آپس میں ایٹ کراس روڈز ہوتے تھے, فالوورز اس طرح سے کراس روڈز پہ نہیں تھے, لیکن اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے پہ آ گئے, اور بس کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں اگلا غلط ہے, ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, فیملی میں ڈویژن نظر آ گئی ہے, جس کی وجہ سے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. سوشل میڈیا از ون تھنگ, بٹ ادروائز بھی ایٹ پرسن ٹو پرسن بھی ہم دیکھتے ہیں. اچھا اس کی کئی وجوہات ہیں. پی ڈی ایم یا عمران خان کے مخالف کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا. ٹھیک ہے, عمران خان سیاست میں آئے, انہوں نے اوئے توئے تیری فلانا یہ وہ شرم کر فلانا 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 یہ کر دیا, اور ان کا سوشل میڈیا وہ جو برگیڈ ہے وہ بھی کر رہا ہے, اور وہ انہوں نے کس طرح کی سیاست لیڈر سے ٹرانسفارم ہو گئے. اس یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے, یہ ایک ہے, لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہوا ہے کہ یہ دنیا سمٹ گئی ہے, دنیا ایک گلوبل ولیج سے بن گئی ہے. ایک آپ اگر آپ ادھر میرا گریبان پکڑیں گے, میں گھر نہیں پہنچوں گا, میرے گھر میں پہلے وہ سارا کچھ پہنچ چکا ہوگا. تو یہ سارا ہو گیا. تو اس کے بعد جو 75 سال کے یہ ایکسپوز ہوتے گئے, ایکسپوز جلدی ہو گئے نا, کہ فار ایگزامپل ادھر میں کوئی رستو پن کر کے گیا ہوں, باہر کوئی میری تصویر بنا رہا ہے اور میں وہاں کسی غریب کو جھاڑ رہا ہوں, تو وہ کہیں گے ادھر غریب کی بات ہے. تو ایکسپوز ہو گئے نمبر 1. ٹھیک ہے, یہ جو معاشرتی طبقاتی تقسیم ہے نمبر 2, ناانصافی ہے نمبر 3, لوگوں کو ان سے جھوٹ بولے جا رہے ہیں, ان سے وعدے نہیں کیے جا رہے وہ, اور فرسٹریشن گھٹن حبس, یہ سارا جو ملا کے وہ دیکھتے ہیں. بلاول بھٹو جب پاسپورٹ بنانے آتا ہے پورا علاقہ خالی ہو جاتا ہے, ہم لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. کبھی مریم نواز صاحبہ نے سستے بازار میں نہیں گئی, کبھی عمران خان نے یوٹیلٹی اسٹور کی دال نہیں کھائی, کبھی ہاؤس آف شریف کو وہ پرابلم ہی نہیں جو ہمیں ہوئے ہیں, کبھی بلاول ہاؤس کی نہیں کہ بجلی چلی گئی, زرداری صاحب مچھر مار کے وہ سپرے لگا کے باہر آ گئے, کبھی ایسا نہیں ہوا. کبھی ان کا ایوان صدر وزیر اعظم ہاؤس کے وہ کھابے نہیں ختم ہوئے. جب یہ دیکھتے ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے سائیکلوں والے پلازوں پہ چلے گئے, موٹر سائیکلوں والوں کے طیارے ہو گئے, اور پھر ایسی گاڑیاں بھی آگے جب پوچھے جائے وہ گاڑی آپ کے پاس ہے, کہتی ہیں نہیں کوئی نہیں کہتی, نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے. میری انفارمیشن ابھی انہوں نے کہا کہ گڈ ٹو سی یو کا وہ انہوں نے بولا ہے. ویسے مجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا, چیف جسٹس بھی کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو, گڈ ٹو سی یو, آپ کو بھی یہ کہنا چاہیے, لیکن چیف جسٹس صاحب کا آپ دیکھیں کہ گڈ ٹو سی یو, وہ کہتی ہیں مجرموں کو آپ نے کہا گڈ ٹو سی, یعنی منطق. آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان مجرم ہے, ملزم ہے. دوسری بات ہے اس وقت تک مجرم تو ایک ہے. اگر نواز شریف صاحب کو مریم صاحبہ لائیں, میں گاڑی دوں گا, میں ڈرائیو کروں گا, ان کو لاؤں گا اور چیف جسٹس کی عدالت میں لے جاؤں, اگر اس وقت چیف جسٹس صاحب نے نہ کہا گڈ ٹو سی یو, تو پھر گلا بنتا ہے. تو بھٹی صاحب انہوں نے بھی کہا نا کہ وہ سب کو عزت دیتے ہیں, جو بڑا اچھا ان کی طرف سے ایک جواب آیا. ابھی اس وقت تحریک انصاف کی بات کریں, جو بھی سارے معاملات ہوئے, 9 مئی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ابھی آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان کسی سٹیج پر پچھتا رہے ہیں اب؟ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب اب کہتے ہیں کہ مجھے قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا, صوبائی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی. ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں تو ہونا نہیں تھا, تو میں وقت سے پہلے کیوں الیکشن موڈ میں چلا گیا. اور اس وقت باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں, اللہ کرے یہ نہ ہو کہ عمران خان پہ اسی مقدمہ بن سکتا ہے, اسی
فوجی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں ان پہ مقدمہ بن سکتا ہے. لیکن یہ بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں لیکن اب دیکھیں نا فرنٹ پہ تو جو تھے وہ تو آ گئے سامنے, یعنی الیکٹرانک میڈیا سے سی سی ٹی وی فوٹیج سے انہوں نے نکال لیا اور گرفتاریاں بھی ہوگی اور ان کو عبرتناک سزائیں بھی ملنی چاہیے اور وہ تو ہو گیا. اب پیچھے ہے جو آئی ایس پی آر نے بھی اور اسپیشل کور کمانڈر جو کانفرنس ہوئی انہوں نے بھی 3 کہا ہے. ایک تو ہے نا کہ جنہوں نے کیا, ایک ہے جو پیچھے منصوبہ ساز تھے, ایک ہے جو اکسایا, ایک ہے کہ جو جنہوں نے پروپیگنڈا اس کو کیا اور یہ سارا. اب یہ جو 3 ہیں اس میں آ کے تو ساروں کو احتیاط کرنی پڑے گی. وہ اس وجہ سے اس لیے ایک کوئی شک حرج نہیں ہے کہ اگر عمر عطا بندیال صاحب پہ تو ہو سکتا ہے سارے متفق نہ ہوں, اس وقت حالات ایسے ہیں. اگر چیف جسٹس پہ آج خود نوٹس لیں اور فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ بنا دیں اور وہ ان 3 چیزوں کو اگر کر لے کہ یہ پیچھے کون تھے. اب پیچھے کون تھے اس میں اگر تو صحیح طرح سے کوئی بھی پکڑا جائے, وہ ارشاد بھٹی ہو, وہ عمران خان ہو, آصف زرداری ہو, بلاول ہو, اس کو سزا ملے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور لیکن اگر کسی غلط پرچہ ہو جائے تو وہ بہت نفرت پھیلے گی, تقسیم پھیلے گی, اور پہلے ہی نفرت اور تقسیم ہم افورڈ نہیں کر پا رہے. اور جو یہ خواتین کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا اور چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے یہ اللہ کے نام پہ یہ ختم کریں, اس کا نہ کریں. یہ وہ کیا اس کا ہے نا کہ وہ آگ لگے گی تو وہ کیا اس گلی میں ہمارا مکان تھوڑی ہے, تو وہ ہے نا کہ پھر ساروں کی طرف جائے گی, سب کی طرف جائے گی. اور کل تک پی ڈی ایم کیا کہتی تھی کہ 1 پارٹی عمران خان بنا رہا ہے ماحول, کہ ایک پارٹی اس کی ہو باقی سارے. آج کیا کر رہے ہیں, ایک پارٹی یعنی پی ڈی ایم باقی سارے فارغ ہو جائے. کل تک کیا کہتے تھے کہ جھوٹے اور جعلی مقدمے بنا رہے ہیں, آج کیا کر رہے ہیں, جھوٹے اور جعلی مقدموں کی انتہا کر رہے ہیں. کل کیا کہتے تھے عمران خان نے صحافیوں کو قید کیا ہوا ہے, آج کیا کر رہے ہیں. یعنی بھٹی صاحب صرف اس میچ میں فیلڈنگ تبدیل ہوئی ہے الحمدللہ. اچھا ایک آپ سوچئے, کسی دن ویسے سوچئے گا کہ کوئی بھی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے تو کتنے آدرش ہوتے ہیں, بھاشن ہوتے ہیں, منشور ہوتے ہیں. جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کا کیسے ایکسپوز ہوتے ہیں. حضرت علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہوں نے کہا کہ اقتدار, اختیار اور دولت ملنے کے بعد, اقتدار, اختیار اور دولت ملنے کے بعد انسان بدلتے نہیں, بے نقاب ہو جاتے ہیں, اصلیت سامنے آ جاتی ہے. تو دے ایکسپوزڈ. اور یہی دکھ ہے بلیو میں, خدا کی قسم. ہمارے پاس 5% بھی جمہوریت ہوتی نا ان کے مائنڈ سیٹوں میں, ان کی پارٹیوں میں, ان کے فیصلوں میں, تو آج ہم جس جگہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کرے ابھی بھی بھٹی صاحب. اور آخری ٹائم ختم ہو رہا ہوگا, میں وہ بھارتی وزیر خارجہ کا پھر سنانا چاہتا ہوں. دشمن ملک ہے اور اس کا ہے کہ اس نے ایک فکرہ بولا تھا, کاش اس سے ہی سارے سمجھ جائیے گا اور اس سے ہی کچھ سیکھ لیجئے گا اور اکٹھے ہو جائیں خدا کے لیے, مذاکرات کریں, اس ڈیڈ لاک سے نکلیں. یہ فوج ہماری, یہ عدلیہ ہماری, یہ پی ڈی ایم ہماری, یہ عمران خان ہمارا, پی ٹی آئی ہمارا, ہم لڑ کے مر جائیں گے. اور تو اس نے کہا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی اتنی ہے جتنا اس کے زر مبادلہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دشمن. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی 0 ہے, جاؤ دفعہ دور. اگر اس سے بھی ہم نہیں سیکھتے, اور ہم آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کرتی ہے یا کچھ اور کرتے ہیں, وہ لڈیاں وہ ڈال رہے ہیں. بالکل ایسی. تو یہ نہ کریں خدا کے لیے. آپ اختلاف کریں, بیانیاں چلائیں, اقتدار میں آئیں, آپ کا ملک ہے, آپ سب کو آگے لے جانے کی بات, لیکن پاکستان سے بڑے نہ بنیں, اور جو 2-4 ادارے رہ گئے ان سے بڑے نہ بنے. اور آخر پہ پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں وہ کہانیاں ایسی سی سن چکا ہوں کہ جو میں دہرا نہیں سکتا. خواتین کے حوالے سے اللہ کے نام پہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا تقدس کا بحالی کریں اور چادر چار دیواری کا کریں, کیونکہ آپ نے یہاں بھی بچ جائیں گے, اوپر تو حساب دینا پڑے گا. بھٹی صاحب بہت شکریہ. وہ آخری بات اسپیشلی بہت امپورٹنٹ ہے کہ حساب تو ہوگا, اور اگلے جہاں ہونا ہے تو بہتر یہ ہے جب ہم مکافات عمل کہتے ہیں تو آج ہم یہ سوچ لیں کہ جیسا بیج بوئیں گے ویسا پھل ہم پائیں گے. ایک بریک کی طرف پڑھیں گے ناظرین, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. قومی سلامتی کمیٹی کی بات کرتے ہیں, جس نے پی ٹی آئی کے حالیہ مظاہروں میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے فیصلے کی تائید کی ہے. اور گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں مظاہرین کے پرتشدد رویے پر افسوس کا اظہار بھی کیا گیا اور ان سے کوئی رعایت نہ برتنے کا فیصلہ کیا گیا. یعنی 0 ٹالرنس پالیسی اس کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور ملک میں تشدد اور شرپسندی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی کہہ دیا گیا ہے. جبکہ تشدد
اور شرپسندی کے خلاف جو اس طرح ہم زیرو ٹالرنس پالیسی کی بات کر رہے ہیں، ظاہر بہت اہم معاملہ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر جاننا چاہ رہے ہیں 9 مئی فوجی املاک پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان ایکٹس کے تحت سویلین افراد کو ملنے والی سزائیں کتنی سخت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اتنی سخت ہو سکتی ہیں جتنی عام کسی فوجی کو سزا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا آئین اور قانون کے تحت ہی یہ جو بھی ہوگا بنے گا، یہ فوجی عدالتیں بنے گی۔ اور ایک جو بڑی غلط فہمی ہے کہ فوجی عدالتوں میں جائیں گے تو سیدھا کھڑے ہو گولی مار دی جائے گی، پوچھے گا ہی نہیں آپ سے۔ دیکھیے ایک عدالتی نظام ہے فوج کا اپنا، ایک 7-8 لاکھ فوج کے بندے ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں سارے، ان سب کو یہ وہی لوگ ہیں، پاکستانی لوگ ہیں، مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں فوج میں اور یہ سزائیں ملتی رہتی ہیں اور اس کے ٹرائل ہوتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے دفاع کا حق بھی حاصل ہوگا اور پورے ثبوتوں کے ساتھ ان کے ساتھ بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے قوانین میں ان کو اپیلوں کا حق بھی ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تو کلبھوشن یادو کے سلسلے میں ایک قانون بن چکا ہوا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو جہاں پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت سزا ہوگی تو وہ سزائے موت اس کو ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہمارے اپنی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اجازت ہے ان کو اپیل کرنے کی۔ تو یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے اور یہ کوئی اتنی غیر شفاف چیز نہیں ہے، پورے طریقے سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، سارے دلائل ہوتے ہیں، اکیوز کو اپنے دفاع میں پورا حق حاصل ہوتا ہے، پھر اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ تو یہ فیصلہ تو اس لیے کیا گیا ہے کہ چونکہ عام عدالتوں میں ہمارے ٹائم بہت لگتا ہے اور یہاں عدالتوں میں یہ ہے کہ فیصلہ جب ایک کیس شروع ہوتا ہے تو جب ختم نہ ہو تو اس کیس کے اور جو بھی عدالت ہو اس سے آگے نہیں جاتی اس سے، تو اس لیے لیکن سر یہاں پہ سوال ایک یہ بھی اٹھتا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو سزائیں ہیں یہ تو ایک اینڈ ہے سارے اس کا۔ یہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، کچھ دانستہ ہوں گے، کچھ جذبات میں آ کے آئے ہوں گے، یہ بھی کافی حد تک ممکن ہے کہ ان کراؤڈ میں جب ایسے بنتے ہیں، ماؤس بنتے ہیں، اس میں ویسے عناصر بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جو کراؤڈ کو اکساتے ہیں۔ اس کراؤڈ شاید اس پارٹی کا یا اس کا ویسے مقصد نہیں ہوتا ان لوگوں کا، لیکن اکسانے میں آ کے چل پڑتے ہیں لوگ، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایسے لوگ تو شامل نہیں تھے اس میں، دشمن کی ایجنسیز لوگ اس میں شامل کر دیتی ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ بہت زیادہ ضروری اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں، کیا وجوہات ہیں، ان کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وجوہات نہ پتہ ہوں، جس بھی لیول پر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ تو پاکستانی ہیں، یہ ٹھیک ہے انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ان کو سزا ملے گی ان کو، لیکن پھر یہ پاکستان کے عوام ہے، آپ ان کو اس طریقے سے چھوڑ نہیں سکتے۔ ان سب کو مثبت ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے اور اس کے لیے فوج ایک رول پلے کر رہی ہے، لیکن زیادہ بڑا رول جو ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ کا ہے۔ ان کو ہی اونرشپ لینے پڑے گی کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات کو جب تک دور نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے، وجوہات کا جاننا بہت اہم ہے تاکہ اس کا تدارک ہو سکے۔ لیکن سر اگر فوجی عدالتوں کا قیام ہوتا ہے اور اس طرح جو مظاہرین ہیں جنہوں نے تشدد کی کارروائی میں ملوث پائے گئے ہیں، تشدد واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے اور ایسی صورت میں پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر نکلتی ہے، کیونکہ امکان تو بہرحال ہے، اس امکان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیے پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، ایک حقیقت ہے پاکستان کی، اس کو ہم اس طریقے سے تو ختم نہیں کر سکتے، یہ ختم کرنے کا ارادہ بھی کسی کا نہیں ہے، نہ ہونا ہی چاہیے۔ سیاسی قوتیں اپنے ایک مقام رکھتی ہیں، پاکستان کے لیے ضروری ہیں جو بھی سیاسی قوتیں ہیں پاکستان کی۔ دیکھیں ان کو دور رکھنے کے لیے مسائل کیا ہیں، بیسک مسئلہ کہاں سے ایشو ہوا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی تحریک چلائی، جو بھی کیا، اسمبلیاں توڑی، اسمبلیوں سے باہر نکلے، پھر یہ پنجاب کی بھی اسمبلی جو تھی ان کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ تو الیکشن اگر ہو جائیں تو کم از کم ان کا یہ سڑکوں میں نکلنے کا جواز ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کافی حد تک کہ جو درجہ حرارت ہمارا ملک کا اس کا بہت بڑا ہوا ہے، یہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے یہ بات کہہ رہا ہوں بات یہ کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن الیکشن مسئلے کی حل کی طرف ایک قدم ضرور ہے۔ اس سے یہ ضرور ہوگا کہ ایک پارٹی جو جس وقت یہ گورنمنٹ میں تھے تو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی اور اب بھی بہت فالوئنگ ہے اس کی، تو ان کو بجائے اس کے کہ ہم جو ہماری سیاسی قوتیں ہیں اس وقت حکومت میں وہ ان کو دیوار سے لگائیں اور ان کو دہشت گرد اس قسم کے القاب سے نوازیں،
उनको भी ये सोचना चाहिए कि हालात यहाँ तक पहुंचने में जो हमारी इस वक्त हुकूमत वक्त है उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, उनको भी इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर साहब ये देख लीजिए कि लाहौर की हद तक तो ये भी वाज़ेह है कि ये इत्तलात थी, अब हुकूमत रोज के हिसाब से कोई ना कोई ऑडियो वीडियो टेप्स लेके आ रही है, वो ठीक है, उसकी भी पूछ परतश होनी चाहिए कि भाई कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, ये बगैर इजाजत की अदालत से हुक्म है, इसका इजाजत है आपकी। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको कम से कम इल्म तो होना चाहिए था ना कि आप जब इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो चार्ज हैं, वो लोग वो शायद निकल आएंगे बाहर, उसकी पेशबंदी भी तो करनी लाजमी थी ना इस हुकूमत के ऊपर। सर ये वैसे आपकी बहुत अहम बात आपने की है कि हुकूमत वक्त पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, सवालात उनसे भी हो सकते हैं कि इंतशार किस तरह से फैला और उन्होंने इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया। लेकिन अगर सपोज करें खुदा न खास्ता एक बार फिर इस तरह के मुजाहरे अगर होते हैं तो फौज का रद्द अमल इस मर्तबा कितना सख्त हो सकता है, किस तरह की कार्रवाइयां अमल में लाई जा सकती हैं? देखिए जी, फौज की हद तक तो रिएक्शन बड़ा वाज़ेह है। कल कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद जो ऐलान जारी हुआ है उसके दो हिस्से हैं, बड़े वाज़ेह हैं उसके हिस्से। एक तो जिसमें ये बात की गई है इन लोगों को सजा देने की, दूसरा जो बहुत ही अहम हिस्सा है जिसकी तरफ से मीडिया इस वक्त सिर्फ नजर कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए होनी चाहिए, और अगर कहीं जरूरत पड़े इस सिलसिले में तो फ़ौज पाकिस्तान मदद कर सकती हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये बाकी सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसको पाकिस्तान में बड़ी इंतहा जरूरत है। हमारी सियासी क़ुव्वतें मिल बैठ के फैसला कर लें और अगर जरूरत पड़े तो कोई जो मदद चाहिए वो दे दी जाए, ताकि ये हम इस जो सियासी अबतरीये से बाहर निकलें। हाँ, अगर ये दोबारा होता है तो फिर क्या होगा? देखिए, फौज का इस किस्म के हालात में एक्शन में आना एक खास तरीक़ेकार के तहत होता है। सेक्शन 245 के तहत फौज तो डिप्लॉय हो गई हुई है, लेकिन जहां भी इस किस्म के होता है तो फौज के साथ बाकायदा पहले आगे पुलिस होती है, उसके बाद अगर जरूरत हो तो रेंजर्स भी होती है, और इसके साथ जो कुल वक्ती मजिस्ट्रेट का वहां मौजूद होना बड़ा लाजमी है। फिर क्राउड को रोकने के लिए एक प्रोसेस है जिसके तहत फौज काम करती है, और जब खुदा न खास्ता ना रुके क्राउड तो फिर मजिस्ट्रेट की इजाजत से ही फौज अपनी कार्रवाई कर सकती है, और उस कार्रवाई में फौज के पास क्राउड कंट्रोल का और तो कोई जरिया नहीं है। अगर बात नहीं मानेंगे तो फौज के पास तो हथियार ही है, इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह करे वो नौबत ना आए, अल्लाह करे वो नौबत ना आए। ये बड़ा अहम पॉइंट है सर ज़ाहिर, और ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि जो फ़ौज की तरफ से कहा गया है कि अगर इन हालात को काबू करने के लिए किसी भी तरह की सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो आर्मी इज़ रेडी टू डू दैट। लेकिन सर ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम तस्करा करते हैं, और अगर हम हालिया वाक़यात के तनाजुर में इसको देखें, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स के मोराल को डाउन करने की कोशिश बिल्कुल सामने आती है। दुश्मन फ़ायदा इससे उठा रहा है, जिस तरह हम इंडियन बयानात देखते हैं। अभी के हालात में दुश्मन का फ़ायदा उठाना ये कितना अहम है, इस पर बात करना, इस पर ज़रा नज़रसानी करना कि जो हालात है उसको अगर इस वक्त कंट्रोल नहीं करेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दुश्मन तो फ़ायदा उठा रहा है जी। हम बारहा हम जैसे लोग जिन्होंने ये दुनिया थोड़ी बहुत देख रखी है, थोड़ा तजुर्बा भी है, थोड़ी चीज़ें कोई थोड़ी बहुत समझ भी है, बहुत अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान निशाने पर है, और पाकिस्तान के अंदर यकजहती पाकिस्तान के निशाने पर है। उसके बाद पाकिस्तान के अवाम और फौज का जो रिश्ता है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि अवाम पाकिस्तान की अवाम गुज़श्ता 2.5 दहाई से एक ख़तरनाक तरीन जंग में जंगी हालत में है, लड़ रही है जंग, और कौम अल्लाह ताला के फजल करम से ये जंग कौम जीत रही है, और कौम की ही फौज है जो कौम की मदद से ये फौज जीत रही है। तो ये यकजहती है, इसको नुकसान पहुंचाना, फिर फौज में जो रैंक एंड फाइल है, जो लीडरशिप के दरमियान एक एतमाद है, और उसको नुकसान पहुंचाना, ये तो दुश्मन के मकासद में रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर आपने कमजोर करना है तो पाकिस्तान की फौज को कमजोर करें। फौज को कमजोर करने के लिए पहले आप अवाम के साथ उनका रिश्ता जो है उसमें दरारें डालें, फिर फौज के अंदर से कोशिश करें, ये उसका हिस्सा है। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में जो आपके मजबूत इदारे होते हैं उनको नुकसान इस तरीके से पहुंचाना कि वो इफेक्टिव ना रहे, ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और 5th जनरेशन वॉरफेयर एक्चुअली इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है कि माशरे में इस कदर इंतशार फैल जाए कि फिर किसी को किसी चीज की होश ना रहे।
जी सर, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए जिससे दुश्मन फ़ायदा उठा सके, और हुकूमत वक्त पर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि फ़ौज जो है वो अगर इस तरह के मुजाहरे दोबारा किए गए तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अब बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक एक और सवाल करूं? जरूर, सुबह से सवाल पे सवाल हो रहे हैं मुझसे। वैसे केट को जानती हैं? केट कौन है? नहीं। विल्फ को जानती हैं? नहीं। वुल्मा को जानती हैं? नहीं। मैं भी नहीं जानता। नहीं जानते ना? लेकिन मेरे बच्चे जानते हैं। Really? क्योंकि वो किताबों में उनको पढ़ते हैं। ये वो किरदार हैं जिनसे हम नावाकिफ हैं, और शायद जो हमें सुन रहे हैं वो भी कहेंगे कौन है ये किरदार। हमारे दरमियान नहीं है लेकिन हमारे बच्चों के बड़े करीब हैं, चूँकि जो ऑक्सफोर्ड किया, फॉर दैट मैटर जो भी इस वक्त पब्लिशर पाकिस्तान में जिन भी स्कूल्स में उनकी किताबें यूज़ हो रही हैं सबीन, उसमें कैरेक्टर्स, उसमें जो कहानियाँ हैं वो रिलेटेबल ही नहीं है हमारे। कैसे रिलेट कर सकते हैं? आप नाम ही जब उसी से नाम से आप वाकिफ नहीं है, आपके बच्चे कैसे इस सोसाइटी के लिहाज से, इस मुल्क के लिहाज से, हमारी सकाफत, हमारे सिस्टम के लिहाज से उस चीज़ को समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो क्या अब वो जो बातें हम सिलेबस में पढ़ते हैं क्या वो सिर्फ निसाब तक ही रह चुकी है, क्योंकि उससे बच्चों की तरबियत तो नहीं हो रही? एक तो तरबियत वाला अहम मामला है सभी, दूसरा ये कि जब हम देखते हैं कि क्या वजह है कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे होते, या फॉर दैट मैटर हम देखते हैं कि जो किताब यहाँ पर होती है वो पता नहीं बच्चे से ज़्यादा लगता है कि उस्ताद के लिए बनाई गई है, कि उस्ताद ने पढ़ना है, उसको उस्ताद ने सवाल करना है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना हो डजंट मैटर, मार्क्स लेक्चर देना है, लेक्चर देना है, करना है। ये जो निसाब का मसला है ये कितना बड़ा मसला है, और जब इतना बड़ा मसला है जिस पर बात करनी बहुत अहम है तो वो हल क्यों नहीं हो रहा, और अगर हल होने की कोशिश हुई है तो वेयर आर वी स्टैंडिंग? इस पर आज हम बात करते हैं, पब्लिशर्स की बात करते हैं। किफ़ायत पब्लिशर्स 60 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन किन हर्डल्स का सामना किफ़ायत पब्लिशर को करना पड़ रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। डायरेक्टर सेल्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिजवान सईद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू यू। रिजवान साहब, क्या हालात हैं अभी, आप किस तरह से देखते हैं, ये डाउनफॉल क्यों आया पब्लिशर्स पे? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, तालीम एक ऐसा शोबा है कि जिसमें 3, 4, 5 इदारे एक साथ मिलके काम करते हैं, एंटिटीज़ मिलके काम करती हैं, जिसमें स्कूल हो गया, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिशर हो गया, एंड प्रिंटिंग टू सम एक्सटेंड इन्वॉल्व होती है। तो ये सारी कम्युनिटी मिल के किताबों पे काम करती है। अगर आप 60 की दिहाई में देखें, 70 की दिहाई में देखें तो ये सब इन सिंक थे। हमारा तालीमी निज़ाम काफ़ी अच्छा था, हमारे पब्लिशर्स जो थे वो बहुत थ्राइव कर रहे थे ऑन अ बेसिस के तालीम को फ़रोग़ करनी है। स्कूल्स जो थे वो इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते थे कि किताब का कंटेंट कैसा है, कितना अच्छा है, और बनिस्बत इसके कि ये किस पब्लिशर का है, ये कहाँ से आया है। And secondly, the printing industry in Pakistan was also, you know, in sync with it because local publishing होती थी। बिगाड़ तब आया कि जब हमारे स्कूल्स के निज़ाम में जो गवर्नमेंट के स्कूल्स थे वो नीचे से नीचे जाते गए, और गवर्नमेंट की साइड से जो काम होना चाहिए था निसाब के ऊपर उसको तरजीह नहीं दी गई। देखिए, उसमें एक पॉइंट तो बड़ा अहम था, सिंगल नेशनल करिकुलम, जिसमें कहा गया कि किताब जो मर्जी हो लेकिन ये हमारे एक पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर उसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए। क्या वजह है? फिर भी ऑक्सफोर्ड नज़र आ रहा है हमें, बाकी पब्लिशर नज़र नहीं आ रहे, क्या वो कंप्लाइंस नहीं है उनकी? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एंड यू नो आई वुड लाइक टू टेक यू बैक टू 2006 जब 2006 में निसाब हमारा नेशनल करिकुलम था, बट प्रॉब्लम ये था कि कोई निसाब की बात ही नहीं करता था। और स्कूल्स भी काफ़ी हद तक ये समझ नहीं पाए थे कि करिकुलम जो होता है वो एक नेशनल लेवल की बॉडी डिज़ाइन करती है, और सिलेबस जो होता है वो एक पब्लिशर डिफाइन करता है। ये डिफरेंस है जी। जब आपने सिलेबस को साइड में कर दिया तो करिकुलम ऊपर आ गया, और करिकुलम जो पब्लिशर्स थे जिनका अच्छा करिकुलम था उन्होंने आके अपने करिकुलम को ही सिलेबस का नाम दे दिया। अब 2017 लोग भूल गए कि करिकुलम और सिलेबस में फ़र्क क्या है। फ़र्क क्या है? दूसरी बात आपकी देखिए, करिकुलम इज़ लाइक द फ्लोर एंड नॉट द सीलिंग। तो अगर आप एक फ्लोर डिफाइन करते हैं एज अ गवर्नमेंट बॉडी, एज अ नेशन, देन उसके ऊपर कौन सी इमारत कितनी ऊपर तक जाती है वो उस पब्लिशर का या उस स्टेक होल्डर की मेहनत है। आप किसी भी चीज़ में इस बात को ले सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट टेक्सटाइल को हेल्प करती है तो उसमें जो अच्छा टेक्सटाइल का बिज़नेस ओनर होता है वो अपने बिज़नेस को ऊपर लेके जाता है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या आया कि हमने नेशनल करिकुलम को बिल्कुल ही इग्नोर किया, एंड देन सिलेबस करिकुलम बन गया, और जो पब्लिशर्स प्रिवेलिंग थे बाहर के मुल्कों के, उन्होंने आके इसको टैप किया या इस मार्केट को फिल किया। आई थिंक व्हाट शुड हैपन इज़ दैट वी नीड टू गो बैक टू आवर बेसिक्स, विच इज़ द नेशनल करिकुलम।
Kifayat, mashallah, is one of the oldest publishing houses in Pakistan. We are based out of Karachi, but now we have branches everywhere in Pakistan. हमने अपनी किताबों को सिंगल नेशनल करिकुलम पे मैप करके 3-3, 4-4 साल लगा के 100% बुक्स को इंटरनेशनल क्वालिटी की इलस्ट्रेशंस, कंटेंट और सब चीज़ को अलाइन किया विद द SLOs ऑफ द गवर्नमेंट. एंड नाउ वी आर गोइंग आउट टू स्कूल्स एंड टेलिंग देम कि भाई सिलेबस और निसाब में फ़र्क है. आप हमारे सिलेबस को देखें जो कि किफ़ायत ओन करता है, और आप देखें कि अब आपको ये कैसा लगता है. प्रॉब्लम वहाँ आती है कि हम हर चीज़ में 5 साल, 10 साल, 20 साल लेट होते हैं. तो वो जो गैप अब लोकल पब्लिशर्स के पास है वो इतना बड़ा है कि जो फॉरेन पब्लिशर्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में रेन कर रहे हैं. वो गैप क्या है? वो गैप ये है कि जी स्कूल्स जो हैं उनका माइंडसेट चेंज नहीं होता. दे प्रेफर बाहर की किताबें, एंड राइटली सो, क्योंकि उस वक्त क्वालिटी कंटेंट यूज्ड टू कम आउट ऑफ दीस बिग पब्लिशर्स. हर्डल तो नहीं अगर गवर्नमेंट इस पे स्टेप ले ले तो? देखिए, गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है. अब पब्लिशर्स को थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट ये है कि आप हमें वो प्लेटफॉर्म्स दें जिसके ऊपर हम आके बताएं कि नहीं जी, पाकिस्तान में भी एक अच्छी किताब बन सकती है, पाकिस्तान के राइटर्स भी बहुत अच्छे हैं. और हम स्कूल से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखें जी, अब निसाब तो आ गया, उसके ऊपर आप किताब को जब जज करते हैं तो उसके कंटेंट पे करें, उसके लेबल पे ना करें. सेकेंडली, पाकिस्तानी पब्लिशर्स टीचर्स ट्रेनिंग नहीं करते थे. किफ़ायत इज़ होल्डिंग ऑल ओवर पाकिस्तान टीचर्स ट्रेनिंग, बिकॉज आपने एक किताब तो टीचर को दे दी, बट टीचर के बारे में कोई नहीं सोचता पढ़ाएंगे किस तरह से. टीचिंग मेथड तो सेम रहेगा ना, तो अगर वो करिकुलम, वो सिलेबस इंटरैक्टिव नहीं रहेगा तो स्टूडेंट्स किस तरह से रिलेट कर सकेंगे. जिस तरह शुएब ने पहले बताया कि नाम और जो पढ़ाने का तरीका है, अगर स्टूडेंट उसे रिलेट नहीं कर रहा तो फिर आप सिखा तो नहीं रहे ना, वो तो सिर्फ एक डिग्री लेने की बात हो रही है. किस तरह से अब ये गैप फिल हो सकता है, कितना टाइम लगेगा? आपने इनिशिएट तो कर दिया कि माइंडसेट चेंज होगा, लेकिन कैसे माइंडसेट चेंज करेंगे आप? देखिए, हमें तो बहुत उम्मीद है कि अब हमारी आवाज़ बहुत सारे स्कूलों तक जा रही है. सिर्फ हमारी एज अ पब्लिशर नहीं, बहुत सारे कराची के, लाहौर के पब्लिशर्स हैं जो कि अब इस बात को समझ रहे हैं कि हमें अपनी लोकली चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कल तक हम किताबें इंपोर्ट कर रहे थे. अब जो आपका फॉरेक्स का प्रॉब्लम आया है उसकी वजह से अब किताबें भी आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास वो अब डॉलर्स ही नहीं है. तो अब स्कूल्स भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि किताबें पाकिस्तान में छपनी चाहिए, जिससे हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री चले. आपको मैं एक बात बताऊं कि द प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पाकिस्तान की लोकल कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको अगर प्रिंटिंग के जॉब्स मिलते हैं फ्रॉम लोकल प्रिंटिंग तो वो भी थ्राइव करती है. एंड सेकेंडली, द प्रॉब्लम आई फोरसी इज़ के स्कूल्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी पब्लिशर्स में. तो इसलिए आई मीन आई हैव स्पेंट 10 years लिविंग इन मल्टीपल कंट्रीज़. आई वर्क फॉर सम ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मगर मैंने ये चूज़ किया एट दिस पॉइंट इन टाइम इन माई करियर कि नहीं, मैं पाकिस्तान जाऊँगा और मैं पाकिस्तान में क्वालिटी कंटेंट जितना कुछ मैंने दुनिया भर से सीखा है. Yes, although it's a very tricky time right now, but कोई पाकिस्तान में कोई अच्छा या बुरा टाइम नहीं होता जी. अपना मुल्क है जी, और अब वक्त जैसा भी हो हमें उसमें अब कंट्रीब्यूट करना है 100%. अब सिर्फ थोड़ा सा हम सिलेबस और करिकुलम से आते हैं. जिस तरह सबीन ने भी बात की, टीचिंग मेथोडोलॉजी की भी हम बात करते हैं. जब हम देखते हैं हमारा बच्चा वो जिस भी ग्रेड का हो, उसे कंपेयर करें किसी और मुल्क के उसी सेम ग्रेड के बच्चे के साथ, वो एट पार नहीं है, बहुत पीछे है. वो क्यों पीछे है? हालांकि देखें, अगर हम कहें जी किताब तो हम बाहर की ले आए, पीछे क्यों है फिर? मैं आपको उसका बहुत सिंपल है. अब आया हो रहा है लोगों के ऊपर. एक्चुअली हमने एग्ज़ाम को और फर्स्ट आने को एक बेंचमार्क बना दिया. प्रॉब्लम इज़ कि दुनिया भर में अगर आप देखें तो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं इन देयर अर्ली ईयर्स, प्राइमरी में उनको पॉलिश करते हैं, और फिर सेकेंडरी में जाके आप उस बच्चे को मुश्किल से मुश्किल सवाल दे सकते हैं. इसमें कोई एग्जांपल अगर कोट कर सकें, फॉर एग्जांपल मैथ्स जो वहाँ पढ़ाई जाती है किसी और मुल्क में, चाहे जर्मनी हो कोई और मुल्क हो, और जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, क्या उसमें फ़र्क क्या है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जर्मनी के अंदर जो मैथ्स पढ़ाई जाती है, हम जर्मनी से मैथ्स लेके आए इन पाकिस्तान. वेरी राइटली सो यू पॉइंटेड आउट, बिकॉज यूरोप में क्या होता है कि वो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं. हमारे यहाँ क्या होता है, हम कहते हैं कि इसने बड़े होकर अकाउंटेंट बनना है, CA करना है, इसने दूसरे मुल्कों में जाके या इस मुल्क के अंदर भी मैथ्स के वो क्लरिकल साइड को कवर करना है. हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा ग्रेजुएट करके एक साइंटिस्ट भी बन सकता है, एक मैथमेटिशियन बन सकता है. आप देखेंगे हमारी नेबरिंग कंट्री से अब दुनिया भर में टॉप लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव्स आके बैठ रहे हैं वो मैथ्स में, साइंस में, इन ऑल दीज फील्ड्स में वो लीडर्स बन रहे हैं. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लीडर नहीं बनाना चाहते. हम समझते हैं कि हमारे बच्चे हैं और
वाफिर मिकदार में बच्चे हैं, इन सबको सीट वार्मर्स बना दो, जिसे दुनिया भर में कहा जाता है कि ये अकाउंटेंट बन जाएगा, ये डॉक्टर बन जाएगा, ये इंजीनियर बन जाएगा। हमने कभी भी अपने सवाल भी ये पूछते हैं बच्चे से कि बड़े होके क्या बनोगे? And he says these three things. Yes. He never says I want to be a nuclear scientist. He never says I want to study the. एक्सपोजर ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि ये फील्ड्स एग्जिस्ट भी करती हैं, जो सामने नजर आ रहे होते हैं, और पेरेंट्स ने एक बेंचमार्क जिसने आपने जिस तरह से कहा कि वो सेट कर दिया होता है, वो तो उसी के मुताबिक बच्चा ग्रो भी कर रहा है, उसकी ग्रोथ भी उसी तरह से हो रही है, जवाब भी वो वही देगा। Yes, and the mindset that needs to change is with the parents and the school. आई थिंक मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझें। किताब और जितनी मोटी और जितनी मुश्किल किताब है उससे एक बच्चा एक सक्सेसफुल बंदा नहीं बन सकता। नहीं, इस पर मैं ज़रूर चाहूँगा आप एलेबोरेट करें। वो जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, देखें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, बच्चे ने ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जाना है, उसने पास करना है तो जाना है, और जो पासिंग क्राइटेरिया रख दिया हमारे स्कूल वालों ने, हमें उसे फॉलो करना ही करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या करें पेरेंट्स? देखें, आप पेरेंट्स को ये करना पड़ेगा कि पेरेंट्स घर पे भी बच्चों के साथ इंगेज करें, और अगर उनका निसाब जो कि इस वक्त की ज़रूरत है या इस माशरे की ज़रूरत है उसको स्कूल में पूरा होने दें, ठीक है, मगर आप कम से कम घर में उनके साथ बैठ के 4 किताबें ऑल्टरनेटिव लेके आएँ। अच्छा। मैं लैंग्वेज में आपको बताऊं कि सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल क्या होता है। आपको भी याद होगा, आपने भी अपने टाइम में नानी दादी के साथ, वालदा के साथ बैठ के कहानियों की किताबें पढ़ी। वो कल्चर अब चला गया, ख़त्म हो गया। इसलिए चला गया कि आपका एक्सक्यूज़ ये होता है कि ये स्कूल में इतना पढ़ लेता है, क्या इसको ज़रूरत नहीं है, और बच्चा कहता है कि मैंने स्कूल में इतना पढ़ लिया है, मुझे और मत पढ़ा। मगर आप एक क्वाइट टाइम बच्चों के साथ बनाएं जिसमें आप उनके साथ रीडिंग करें, तो आपका लैंग्वेज का इशू वो हो जाएगा। चाहे वो इंग्लिश की लैंग्वेज हो, चाहे उर्दू की लैंग्वेज हो, आपको स्कूल से बाहर भी ये चीज़ें करनी चाहिए। सेकेंडली, अगर मैथ्स है तो आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स दें मैथ्स के। 2 माचिस के डब्बे लेके बैठ जाए, उनसे कहें आओ हम माचिस से, मैच स्टिक से करते हैं, हमारे बचपन में हुआ करता था। बिल्कुल। सो आई थिंक यू आर राइट, देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द स्कूल्स एंड फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट के बच्चे ने एक्सेल करना है, बट पेरेंट्स को घर पे भी इंगेज करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अब पहले के बच्चे में और आज के बच्चे में बहुत फ़र्क है। हम बच्चे थे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं था, हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, हमारे पास टैब्स नहीं थे, हम यूट्यूब चलाना नहीं जानते थे। लेकिन आज का बच्चा, मैं कहूँगी कुछ मंथ्स का सिर्फ होता है तो उसको फ़ोन की एडिक्शन हो जाती है कि कार्टून्स भी देखने हैं तो उसने फ़ोन पे देखने हैं, तो वो कल्चर अब तो ख़त्म हो गया ना। तो अब इस गैप को फिल करना, उस कल्चर को वापस लाना, ये बहुत मुश्किल काम है, और ये पेरेंट्स सबसे पहले कर सकते हैं, उसके बाद हम तालीमी इदारों पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। पेरेंट्स को कोई सी 5 टिप्स आप अगर दे सकें कि वो बच्चों को टेक्नोलॉजी से हटाकर उनकी किताब से दोस्ती करें। या क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी भी बहुत अहम है? नहीं, बिल्कुल अहम है। उसमें मैं 5वां आई गेस मैं अपना एग्जांपल टेक्नोलॉजी से टाइप कर दूंगा। एक तो मैं कहूँगा कि उनके साथ स्पोर्ट्स करें। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स एक वाहिद चीज़ है जिसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती। अगर आप कोई भी स्पोर्ट करेंगे तो आपको अपने हाथ पैर हिलाने होंगे, आप अपने फ़ोन से सब चीज़ से दुनिया से हट के करेंगे। तो एक तो पेरेंट्स को स्पोर्ट्स पे करना चाहिए, बिकॉज later on in their life mental health will be tied to their physical health, which is from sports. I am a firm believer कि जो sportsman होगा उसको आगे जाके life challenges and mental challenges में बहुत कम होंगे। Secondly, मैं recommend करूँगा कि एक तो the best dialogue that you have with your child is reading कहानियाँ, जिसे supplementary reading material कहते हैं। आप अपने बच्चे के साथ कम से कम आधा घंटा 45 मिनट ऑफ द टेक्नोलॉजी कोई किताब उठा के उससे बात करें। चाहे वो उससे कुछ सीखे ना सीखे, आपकी नज़र में लगेगा कि वो कुछ सीख नहीं रहा, बट ही विल लर्न अ लॉट। एंड थर्ड थिंग आई वुड एक्चुअली रेकमेंड इज़ कि आप उनके साथ टेक्नोलॉजी को ही मॉनिटर करें कि वो क्या चीज़ देख रहा है, और फिर उसके ऊपर रिसर्च करें कि जी ये प्रोग्राम जो है इस बच्चे से क्या इसके नुकसान आते हैं, क्या फ़ायदे हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे चैनल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्रिएट नहीं होते, बट अगर आप यूट्यूब पे उमर एंड हना एक प्रोग्राम है, माई डॉटर वॉचेज़ इट, इट्स एन इस्लामिक कार्टून शो, नॉट जस्ट इस्लामिक मॉरल वैल्यूज़। तो वी डिड द रिसर्च ऑन यूट्यूब के हमारा बच्चे को कौन से शोज़ देखने चाहिए, पहले पेरेंट रिसर्च करेगा एंड देन हैंड ओवर द टेक्नोलॉजी टू देम कि ये हमारे कल्चर से, हमारे जो भी आपके घर के मॉरल वैल्यूज़ हैं, सब चीज़ें हैं, उससे अलाइन होते हैं। तो वेट द कंटेंट बिफोर यू गिव इट टू देम। आप रिपीट करेंगे वो यूट्यूब? सॉरी, आप रिपीट करेंगे वो यूट्यूब चैनल जो आपने? जी, उमर एंड हना के नाम से। उमर एंड हना। जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे वो हमारी नेबरिंग कंट्री से बीरबल एंड ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू कम, बट हैविंग सेड दैट डिमांड थी तो बच्चे गए। माई रिकमेंडेशन टू द इंडस्ट्री इज़ के ये जो एडटेक्स हैं इनको बच्चों के लिए प्रोग्राम्स बनाने चाहिए और ऐप्स के ऊपर उस पर डालने चाहिए। बच्चे बाहर की चीज़ों पे तब जाते हैं जब लोकल कंटेंट नहीं मिलता। एंड इट इज़ वन ऑफ माई अदर मिशंस इज़ टू ब्रिंग आउट उर्दू की ऐप
اردو کا کانٹینٹ آن موبائل فونز اینڈ سو آن، جس کے لیے میں ایڈ ٹیکس کے ساتھ کام کر رہا ہوں، تو وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. اینڈ آئی گیس یو نو گھر کا ماحول، تربیت تربیت تربیت. پانچواں پوائنٹ وڈ جسٹ بی دیٹ یو ہیو ٹو پٹ، یو کانٹ پٹ آل دا اونرس آن دا اسکول، برنگ بیک the responsibility at home. بالکل جی. Be a responsible parent. Be a responsible parent. Perfect. Thank you so much sir for joining us today. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور جو سجیشن سر نے دیے بالخصوص آخر میں 5 سجیشن ہم سب کو ایز اے پیرنٹ کرنی ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. صبح سے آگے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. صبح سے شعیب مجھ سے سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں. ایک سوال لیکن بڑا ہی دکھی سوال ہے یہ جو میں آپ سے بھی پوچھنے والی ہوں. آپ کی فیملی میں کتنے پیشنٹس ہیں جن کو، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے؟ والدہ کو ہے، والد کو ہے، مدر ان لا کو ہے، دونوں ماموں کو ہے. اسی طرح اگر ایکسٹینڈڈ فیملی میں جاتا جاؤں تو بہت سے تقریباً 10-15 لوگ ہوں گے. اور تقریباً میری فیملی کا بھی یہی حال ہے. اچھا. پاکستان کی اگر بات کریں تو ڈائبٹک تقریباً میری فیملی میں 10 سے 15 لوگ ہیں اگر ایکسٹینڈڈ فیملی کی بھی بات کریں، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے. کیونکہ سبھی سے پہلے کوئی ایک ڈائبٹک پیشنٹ جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر پوچھتا تھا فیملی ہسٹری بتائیں، دیکھتے ہیں جی ماں باپ بہن بھائی کہ کسی میں آپ کو ڈائبٹیز ہے نہیں. اب تو میں کہتا ہوں ہر گھر میں ہے ایک پیشنٹ. ایک میں نے ویسے کہا، ویسے زیادہ ہی ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو اب ہر گھر میں وہ سوال ختم ہو گیا جی آپ کے فیملی ہسٹری کیا ہے. بس ہسٹری چھوڑیں جی، اب تو ہم حال میں رہ رہے ہیں. اس حال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اف ایم ناٹ رانگ تو اگر ہم ایڈلٹ پاپولیشن پرسنٹیج پہ جائیں تو پاکستان نمبر 1 پہ ہے ڈائبٹیز میں. ادروائز تو اگر ہم جائیں نمبر آف کیسز پہ تو ظاہر ہے چائنا نمبر 1، انڈیا نمبر 2، 3rd پہ پاکستان. لیکن ذرا ان کی پاپولیشن زیادہ ہے پاکستان سے. لیکن جو ہم شرح کی بات کرتے ہیں اس میں پاکستان بہت آگے ہے. وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں ایسی کیا غلطی ہو رہی ہے، یا کہ جینز میں ہے اس لیے ایسے ہو رہا ہے؟ سب پر بات کریں گے. اینڈوکرائنالوجسٹ ڈاکٹر متی اللہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ، ہم نیوز کا بڑا شکریہ. رسک فیکٹرز کے پاکستان کے زیادہ ہیں، الگ ہیں کہ پاکستان میں یہ پریولنس بہت زیادہ ہے شوگر کی؟ جی دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ پاکستان اگر دیکھا جائے پورے دنیا میں تو شرح کے حساب سے یا پرسنٹیج آف دی ایڈلٹ پاپولیشن کے حساب سے نمبر 1 پہ ہے. اٹس اے بگ شاکنگ نیوز فار اس. مگر اگر آپ یوں دیکھیں کہ پورے دنیا میں جو ہے وہ پہلے پاکستان میں کیا اتنا ہی ڈائبٹیز تھا یا یہ اب ہو گیا؟ سو آپ بڑے حیران ہو جائیں گے کہ 20 سال پہلے جو ہمارے ریسرچ ہوئے تھے اس میں بہت فرق ہوتا تھا ایک رورل پاپولیشن اور جتنا اربن پاپولیشن ہے. اربن میں زیادہ ڈائبٹیز ہوتا تھا، رورل میں کم ہوتا تھا. وہاں پر ایکسرسائز زیادہ تھی، پروسیسڈ فوڈ کم تھا. اور 20 سال پہلے تقریباً ہر 12 یا 15 میں سے کوئی ایک کو ڈائبٹیز ہوتا تھا. جیسے آپ کہہ رہے ہو نا، کسی ایک کو فیملی میں ہوتا تھا تو بڑی بات ہوتی تھی ڈائبٹیز. وہ 20 سال میں جتنا بڑھ گیا، لائک 2020 میں ایک ریسرچ آرٹیکل ہے جس میں 25% آف دی ایڈلٹ پاپولیشن آر ڈائبیٹک. 25% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، یعنی کہ ہر 4 میں سے ایک کو جو ہے وہ ڈائبٹیز. بڑا نمبر ہے یہ. اب آپ سوچئے 2040 میں کیا ہوگا، 2050 میں کیا ہوگا. یہ پینڈیمک ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا جو رسک فیکٹر ہے وہ موٹاپا ہے. اور یہ موٹاپا پہلے صرف امیروں میں ہوتا تھا، وہ غریبوں میں بھی. لیکن جو جن کو موٹاپا نہیں ہے ان کو بھی ڈائبٹیز ہے. ان کو بھی ہے، انفیکٹ بچوں میں بالکل. اچھا، اس میں بیسیکلی آپ کا یہ سوال ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹائپس آف ڈائبٹیز کون سے ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، 1 سال کے بچے کو بھی ہو سکتا ہے، جس میں پینکریاز جو لبلبا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جس کا اس پورے جو ڈائبٹیز اسپیکٹرم میں جو سب سے زیادہ حجم رکھتا ہے 90%، دیٹ از ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ڈائریکٹلی موٹاپا سے ریلیٹڈ. اچھا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز بڑھتا جا رہا ہے اور وہ موٹاپے سے لنک. موٹاپے سے. ٹائپ 1 تو ایسے ہی. اس میں صرف ایک چیز اناؤنس ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ذیابیطس سے متعلق، ڈاکٹر صاحب ساتھ موجود ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. نمبر ہم فلیش کر رہے ہیں، کال کیجئے، سوال کیجئے. ڈاکٹر صاحب اپنی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے ہے، اور یہ جو ہمارے غذا میں بد پرہیزی اور ورزش کا نہ کرنا. ٹائپ 1 کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ ہے صرف 5% آف آل دا ڈائبیٹک پیشنٹس. اس میں سر رسک فیکٹرز پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ایک آپ نے کہہ دیا ایکسرسائز ہم نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل، اور ہمارے جو غذا میں بد پرہیزی ہے، چینی، گڑ، شکر، ہر طرح کا جو پروسیسڈ فوڈ ہے، بیکری آئٹمز ہے. یہ جو بد پرہیزی، اس میں ذرا آپ نے شوگر کانٹینٹ کی بات کی. ہم اکثر ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں. ایک ہم اور ریسرچ دیکھ رہے تھے کہ کسی اور ملک کی ذرا ریسرچ ہے کہ وہاں پر جو چاکلیٹ ملک ہے وہ بین کیا گیا اسکول میں، چونکہ اس میں شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنے اسکولوں کے بھی کینٹین میں جائیں تو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوں، ڈبے کا جوس ہو یا کوئی اور ایسا شوگری ڈرنک ہو، اس میں شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اس پہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
शुगर को सिर्फ ये डायबिटीज़ को सिर्फ शुगर कंटेंट और शुगर के हिसाब से ना सोचें। अच्छा, मैं आपको ज़रा बताऊंगा किन किन चीज़ों में ये ज़्यादा होता है, आप हैरान हो जाएंगे। ओके, देखिए प्रोसेस्ड फूड तो आपको समझ आ गई, फ्राइड आइटम्स जितने भी हम खाते हैं, उसके बाद बेकरी आइटम्स जिसमें बिस्किट आ जाता है, जिसमें मैदा, तंदूर की रोटी, ये सडनली आपके शुगर को बढ़ाते हैं। अब देखो रोटी बंद नहीं कर सकते, तो चक्की या जो कि आप लेंगे, और हम ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल चीनी नहीं डालता हूँ अपने चाय में, बट साथ में रोटी उसके दबा, यानी वही बात है, डबल चीज बर्गर विद डाइट कार्बोनेटेड ड्रिंक। सो ये जो हम सिर्फ ये कहते हैं शुगरी आइटम्स को ठीक करें, आप जाए ना जरा कैंटीन में, आपको चिप्स मिलेंगे, समोसा मिलेगा, यही चीजें मिलेंगी, फ्राइड चीजें और रीफ्राइड ऑयल में मिलेंगी। सो ये बढ़ता जाएगा बच्चों में, बड़ों में। हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इसमें फ्राइड आइटम है वो एक बड़ा फैक्टर है। फ्राइड आइटम, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जितने भी हमारे अननेचुरल चीजें मिल जाती है, वो एक बड़ा फैक्टर है। एक कॉलर है हमारे साथ, महविश फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम महविश, क्या सवाल करना चाहेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा बेटा जो है वो 15 इयर्स के हैं और वो अनलिमिट जो है वो मीठा खाते हैं। अनलिमिट मतलब उनके नॉर्मल डाइट तो है ही नहीं, बस बिस्किट्स उनको लेना है, हर चीज में मीठी होना चाहिए ना, चॉकलेट्स उसको लेनी है, पैनकेक्स उसमें लेना है, और उसकी आईसाइट भी काफी ज्यादा वीक है, उसका नंबर भी 3 पॉइंट समथिंग है। तो आप ये बताएं, उनकी इनहेरिटिकल भी उनके ग्रैंडफादर को भी थी शुगर, उनके पप्पो को भी शुगर है, तो आप मुझे ये मालूम करना था कि मैं ऐसी क्या चीज़ करूँ उसको क्योर करने के लिए। वो रोटी नहीं खाता, वो सिर्फ राइस खाता है और ओनली वो कुकीज़, अनलिमिट कुकीज़ है मतलब। और मुझे उसकी आईसाइट की वजह यही है कि खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर जो है वो मेरे बेटे को डायबिटीज ना हो जाए। ये आपका ज़ाहिर है बहुत बहुत अहम कंसर्न है। प्लीज, ये बहुत कॉमन हमारे माशरे में अब ये हो चुका है। देखिए, मैं अगर 10 साल पुरानी बात करूं, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो मोटापे की वजह से होता है, ये हम कहते थे कि 40 साल का होगा, 35 साल का होगा तब डायबिटीज़ होता था, फिर 20s में होते थे तो टाइप 2 डायबिटीज़। मैं वो बच्चों वाले टाइप 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आपको मैं बताऊँ, 15-16 साल के बच्चों को टाइप 2 हो जाता है मोटापे की वजह से, जो बड़ों में होना था, जिसने 40 साल में होना था। सो दिस इज़ अ बिग पैराडाइम शिफ्ट कि ये खुराकों की वजह से, जैसे वो बता रही है, तो बहुत एक्सट्रीम केस था कि बिल्कुल खाना ही सिर्फ चीनी और मीठी चीज़ें हैं, मगर हमारे जो फूड है वो सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड है, उसमें फ्राइड है, बर्गर्स है, चावल वगैरह। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब बच्चों को मीठा ही ज़्यादा पसंद होता है, और यही सवाल भी था महविश का, किस तरह से सवाल पे मैं आ रहा हूँ। ये शुरू दिन से आप जब आदतें ठीक रखते हैं, आप उनको फ्रूट, वेजिटेबल और इन चीज़ों पर रखते हैं, तो फिर ये मसला नहीं होता। आप शुरू दिन से ही, बच्चा जो है 1 साल का हुआ नहीं, आप जो है वो चुप कराने के लिए भी मीठा, लेकिन डैमेज हो गया, अब क्या डैमेज हो गया, इट इज स्टिल क्योरेबल। आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ते आपका टेस्ट बदलना होता है, दैट्स इट। आपने खुद भी जो है वो ट्राई किया होगा अपने साथ, माशाल्लाह आप दोनों स्मार्ट है, तो बहुत लोग अपने साथ ये कोशिश करते हैं कि दे जस्ट गो ऑन दिस डाइट फॉर अ वीक। देखिए, डाइट का ये मतलब नहीं होता सब कुछ बंद करे, वही सारी चीजें जो पुराने जमाने में पहले करते थे लोग, जौ का आटा, चक्की का आटा, अनप्रोसेस्ड फूड, सब्जी सलाद ज़्यादा, कम तेल में बना हुआ घर का खाना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये आप 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ता बाजार का खाना और मीठी चीज़ें बंद करें, इट विल चेंज योर टेस्ट। एंड ये डाइट, यही डाइट आपके मोटापे और डायबिटीज़ दोनों में बहुत कारआमद साबित हो जाती है। ठीक है जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, जरा उनसे बात करते हैं। आबिद जी, अस्सलाम वालेकुम। आबिद, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल था कि मैं खुद डायबिटीज हूँ तकरीबन पिछले 6-7 सालों से। पूछना यह था कि मैं एक तो राइस, प्लेन राइस। जी 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 आप कीजिए सवाल। जी जी, तो एक तो प्लेन राइस मुझे डेली बेसिस पे रात में, और स्वीटनर में इस्तेमाल करता हूँ, कभी स्टीविया इस्तेमाल कर लेता हूँ, और कभी मैं जैसे कोई और स्वीटनर, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, कोई भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। कभी जैसे आपको पता है कि मीठे के तो डायबिटीज वाला ऐसे ही उसको बहुत होती है खाने की, तो उस बारे में पूछना था कि क्या डेली बेसिस पे आप राइस वगैरह, जैसे प्लेन राइस, ना कि बिरयानी या पुलाव या मतलब इस तरह का, सिर्फ प्लेन में अगर लेना चाहे तो उस बारे में हमें क्या डेली ले सकते? ठीक है डॉक्टर साहब, आपने इसका जवाब आपने दिया भी था, एतदाल पसंद ही। तो आप एतदाल में मॉडरेट क्वांटिटी में हफ्ते में 1-2 दिन बिल्कुल प्लेन राइस खा सकते हो। उसको रोज नहीं खा सकते, रोज खाना, और फिर उसका जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हो तो फिर वो प्रॉब्लम कर सकता है। सो आई थिंक इसको आप चक्की का आटा
जो हमारा आता है या जौ का आटा आता है, दैट इज़ मच बेटर कार्बोहाइड्रेट दैन राइस बिकॉज वो प्रोसेस्ड होता है ज़्यादा। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो अगर हफ्ते में 2 दिन वो खा रहे तो दैट विल नॉट बी अ बिग इशू फॉर हिम। ठीक है। स्पेशली वो कह रहे मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ, जैसे कराची वाले तो बिरयानी नहीं खाएंगे तो फिर पता नहीं कैसे राइस खाएंगे। सो ये भी मुझे लगता है डॉक्टर साहब भी कराची वाले ही हैं। मेरा काफ़ी अर्सा कराची में गुजरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो चुकी है, दे आर डायबिटिक, बट एट द सेम टाइम वो मेडिसिन नहीं लेना चाह रहे होते। उनकी कोशिश ये होती है कि वो वॉक से, एक्सरसाइज से और वो डाइट से अपनी जो है ना अपने आप को ठीक रखें। तो क्या वो ठीक कर रहे होते हैं या इंसुलिन का इस्तेमाल होना चाहिए और उनको मेडिसिन लेनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। और इस ज़मन में एक और सवाल ये भी बनता है कि वो ये भी साथ में कह देते हैं, मेरे पड़ोस वाले हैं जो कि ये मिसाल दे देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। एक गोली पे है, आप मुझे इंसुलिन कह रहे हो, या वो गोलियां नहीं खा रहे हो, केस डिफरेंट है। सो हर 2 अशखास डिफरेंट है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। सो 2 डायबिटिक पेशेंट एक जैसे नहीं हो सकते। इट ऑल डिपेंड्स। हो सकता है उनका शुगर इस लेवल का ना हो कि वो हो सकता है सिर्फ डाइट एक्सरसाइज पे ऊपर हो, इसको प्री डायबिटीज़ कहेंगे। ठीक है। हो सकता है वो सिंगल गोली के ऊपर हो, और इसको हम गोलियां डिस्कस भी कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ मेडिकेशंस है, मेटफॉर्मिन पे हो, या फिर हो सकता है वो 2-3 गोलियों के ऊपर भी कंट्रोल ना हो रहा और इनको इंसुलिन इस टाइम फ्रेम के लिए चाहिए। अभी उनको यूरिन ज़्यादा आ रहा है, अभी प्यास ज़्यादा लग रही है, वजन गिर रहा है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही नीड्स इंसुलिन। ये मतलब ये नहीं पूरी ज़िंदगी इनको चाहिए होगा, ये भी एक मिथ होता है, मैं तो पूरी ज़िंदगी अब इंसुलिन पे चला गया, सो वो वापस ठीक हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंसिल द पेशेंट, कि उनको हम काउंसिल करें कि नहीं आपका ये शुगर इस वक्त के लिए इसको ये ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बड़ा ज़रूरी है ना कि आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, इस तरह भी दवाई के बगैर भी आप ठीक रख सकते हैं। मैं अपने फादर की बात कर रही हूँ, वो डायबिटिक हैं, उन्होंने आज तक शुगर की कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की, लेकिन उनकी शुगर डायबिटीज है। सब इस तरह नहीं होता। अच्छा, ये मैं बोलता हूँ, मगर अगर शुरू से ही आप बड़े तमीज से रखें अपने डायबिटीज को। देखें, डायबिटीज के बारे में एक मकौला है, अगर आप डायबिटीज का ख्याल रखेंगे तो वो भी आपका ख्याल रखेंगे। अगर वो ख्याल नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा लगता है वसीम अकरम इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। शुरू से ही उन्होंने बड़ा अच्छा ख्याल रखा होगा, तो अब जाकर वो डायबिटीज उन पे हावी नहीं हुआ। जी, अगर एक बार वो हावी हो जाए फिर उसका तोड़ ऑब्वियसली दवाइयों से या इंसुलिन से बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है सैयद फवाद फ्रॉम कराची। कराची से बहुत कॉलर्स हैं हमारे साथ। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जनाब, मुझे ये पता करना था कि हमें ये कब पता लगेगा कि हमें अब गोली पे आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसे अब आम का सीजन चल रहा है तो हम लोगों का ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। HbA1c कराया था तो 5.7 आया। अब हमें इस बात पे कब हमें आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे एक जहन में ये होता है कि अगर हम गोली पे आ गए तो फिर हमें सारी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब से पूछना ये है कि हमें ये बताएं कि हमें कब इस बात की हमें ठीक है सवाल आगे। HbA1c भी करा लिया, 5.7 आया, HbA1c का नाम भी उन्होंने ले लिया है। तो मेरे ख्याल में इसी सवाल से 2 सवाल बनाकर कि डायबिटीज को तशखीस कैसे करते हैं। HbA1c एक 3 मंथ्स का शुगर होता है जो कि शुगर का एवरेज बताता है। 5.6 एंड बिलो इज नॉर्मल, 5.7 टू 6.4 तक ये प्री डायबिटीज बॉर्डर लाइन है, एंड 6.5 एंड अबव डायबिटीज है। अब सवाल ये कि क्या ये अपने बारे में पूछ रहे थे, वो खुद डायबिटिक था या नहीं था? अगर कोई डायबिटिक नहीं, मेरा जो मैं समझा वो ये कि वो आम खाना चाह रहे हैं और ज्यादा खाना चाह रहे हैं। 5.7 अगर इनका HbA1c है, सो ही इज जस्ट अ प्री डायबिटिक। अब प्री डायबिटीज में रिस्क होता है आगे डायबिटीज डेवलप होने का। जिनको डायबिटीज हो जाए वो 6.5 एंड अबव वाले सारे लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग जो है वो हर चीज खा सकते हैं वही म्याना रवि से। एक आम खाने से कुछ नहीं है, मगर आम का जूस पीने से नुकसान। या मैं समझा कहेंगे कि आम के साइज पे डिपेंड करता है। नो साइज के साथ साथ बेसिकली क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। सो हाउ इज और उसको क्या वो प्रोसेस करके, अगर वो छिलके अगर वो प्रोसेस करके जूस में ले रहा है तो उन्होंने जो है वो फाइबर कंटेंट हटा कर लिया, दैट्स नॉट गुड फॉर हिम। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ फ्रूट में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम जब भी मिठास की बात करते हैं हम कहते हैं फ्रूट से आप अपना मिठास वाला जो एक होता है ना आपका स्वीट टूथ, वो आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, मगर ये जो प्रोसेस्ड हमारे जो बेकरी आइटम्स होते हैं इसको अवॉइड करना होगा तो ज्यादा। और ये कहा जाता है कि जो प्री डायबिटिक्स है जो भी 6.4 तक फॉल कर रहा है HbA1c में, वो रिवर्स हो सकता है? सर वो भी रिवर्स हो सकते हैं। ये एक और आप खुशखबरी सुनाए अपने व्यूवर्स को कि जो डायबिटीज़ जिनको हो जाए पिछले 3 सालों में, जिनको डायबिटीज़ हो, अच्छा मतलब 3 साल पहले तशखीस हुआ, 2 साल पहले तशखीस हुआ, अभी तशखीस हुआ, भले वो 400 शुगर भी हो, भले वो 2-3 गोलियों पे मैं डालूं, हो सकता है इंसुलिन पे डालूं, ये भी अगर अपना लाइफस्टाइल बदले तो ये डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल। नहीं लेकिन आपने 3 साल में फोकस क्यों किया है? वो इसलिए क्योंकि रीसेंट ऑनसेट होना चाहिए, 2-3-4 साल। अब एक 15 साल पुराना डायबिटिक है, अब चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। नहीं, बच्चों का डायबिटीज अलग होता है, वो टाइप 1 है। ठीक है, मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं। टाइप 2 अगर बच्चों में यूजुअली अनकॉमनली होता है, अगर टाइप 2 हुआ, मोटापे की वजह से हुआ,
गलत रास्ते पे थे तो हुआ ना, अब सही रास्ते पे आए तो यानी वो HbA1c का 6.4 से ऊपर है, लेकिन आप करें 10 से ऊपर अगर हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। कितने से ऊपर? 10 से ऊपर भी रिवर्सिबल है सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। एक इस पे ट्रायल हुआ था रॉय टेलर का, डायरेक्ट ट्रायल यूके में 2019 में। सो इन दिस ट्रायल पेशेंट का 15% वेट लॉस करवाया गया विद डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस। ये वेट लॉस की वजह से ना सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल हुआ, जैसे इन्होंने बताया, पहले दवाइयों पे, दवाइयों के बाद वो दवाइयाँ कम हुई, बंद हुई, अब वो लाइफस्टाइल उन्होंने वो सही सिमत में रखा। तो पैंक्रियाज काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए पैंक्रियाज इसमें खराब टाइप 2 में शुरू में होता भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ पैंक्रियाज ओवर बर्डन हो जाता है, ठीक है, ऑफ दिस ओवर बर्डन ऑफ दिस मशीन बड़ी हो गई है ना, ठीक है जी, बिल्कुल। इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है ये आपने चाबी जो है वो लॉक में डाली, वो लॉक काम नहीं कर रहा है, चाबी तो मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे डिटेल में बात करेंगे जरा। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारे पेशेंट्स इस पे बात भी, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे होते हैं। कॉलर हमारे साथ है जी, मिसेस बदर हैं जी। मिसेस बदर क्या कहना चाहेंगी? मिसेस बदर साथ मौजूद है। वालेकुम सलाम, प्लीज सवाल कीजिएगा। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि शुगर वाले चाय में कहते हैं जी चीनी नहीं डाले, चीनी नहीं डाले तो कहते हैं जी गुड़ डाले और शक्कर डाले, क्या ये सही है? चाय फीकी पिए और साथ मिठाई खा ले, क्या ये ठीक है? ये हर घर में जी ये सवाल कॉमन सवाल है। देखिए एक तो बार बार डायबिटीज को एसोसिएट किया जाता है शुगर के साथ, ऐसे नहीं है। एक चम्मच शुगर इतना बड़ा इशू नहीं है जितना हम रोटी, बड़ी बड़ी रोटी खाते हैं, ये जो बड़े बड़े नान खाते हैं, वो इक्वल टू है 8 चम्मच चीनी के। एक नान बड़ा नान। ये कौन सा नान है? अफगानी नान तो नहीं कर दिया? नान अच्छा, आप वैसे रोटी की भी बात करें तो 2-3 चम्मच के वो इक्वल है। देखिए बॉडी में जाकर उसने जो है वो हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट के बाद वो ब्लड में जाएगा तो शुगर ही बनेगा, हर कार्बोहाइड्रेट। तो 1 चम्मच चीनी लेने से कोई आसमान नहीं, लेकिन देखें उस पर जवाब नहीं दिया आपने। शक्कर और उस पर मैं उस पर आ रहा हूं। अच्छा, शक्कर और गुड़ एक चीज है, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं। चीनी से बेहतर है, दोनों एक चीज है, दोनों की वो बेसिकली थोड़ी सी डेंसिटी में फर्क होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आप गुड़ खाते रहो हाई क्वांटिटी में। व्हाइट शुगर, रिफाइंड शुगर और गुड़, कोई फर्क नहीं है। वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, और वो जवाब सुनने वाला 3 बार पूछता है। मैंने भी 3 बार पूछा है, मेरी अम्मी ये करती है जी, मैंने इसलिए 3 बार पूछा है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बोला कि पी की चाय के साथ रोटी खाना उससे ज्यादा खतरनाक है। सो आप तो रोटी ना खाएं, रोटी कम खाए, या वो खाएं जिसमें मल्टीग्रेन या जौ का आटा हो और वो कम अमाउंट में हो, और रोटी छोटी करें, एक चम्मच चीनी का वो डाल दे, कोई मसला ठीक है। एक और कॉलर है, मच बेटर कि वो नान खा रहे, नान ना खाएं। ठीक है जी। सना फ्रॉम कराची, एतदाल। सना अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था, बिकॉज मेरा जो बेबी हुआ था तो बेबी के टाइम पे मुझे जो है डायबिटिक डायग्नोज हुआ था कि बेबी शुगर जो होता है उस टाइम, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज हुई थी जी। तो वो डायबिटीज जो है उस टाइम मेरा थोड़ा सा प्रोसीड हुआ, मींस कि मैंने थोड़ा सा उसको कंट्रोलिंग भी किया, बट मेरी जो डाइट थी वो फिर मैंने इस तरह से किया कि मैं वाइट राइस, जैसे अभी मैं कॉलर का सुन रही थी कि वो प्लेन वाइट राइस ले सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरा रोटी का इंटेक इतना नहीं होता था, इनफैक्ट मैं लेती नहीं थी, बहुत कम, शादो नादिर अगर मैंने कभी लिया तो लिया, ठीक है। तो ऑयली चीज़ें मैं बिल्कुल अवॉइड करती थी, मीठी चीज़ें मेरी आदत नहीं थी खाना, बिकॉज मैं एविएशन में अपनी बॉडी मेंटेनिंग के लिए इन चीज़ों से अवॉइड करती थी, बेकरी आइटम्स मैं नहीं खाती थी, बट प्लेन राइस मैं लाजमी खाती थी, ठीक है। इनफैक्ट अगर कोई मुझे ब्रेकफास्ट में भी दे देना तो मैं खाती थी। तो सिचुएशन ये थी कि अब जब मैंने प्लेन राइस लिया, इनफैक्ट और मैंने ये सारी मीठी चीज़ें और ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करी, तो मेरा शुगर जो है बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया। और मैंने काला चना इनफैक्ट मुझे बहुत मतलब अच्छा, उसकी चाट बना ली कच्ची, या खुश्क चना ले लिया, काला चना जो होता है, ठीक है, उसका इंटेक किया मैंने, तो वो लिया। वाइट प्लेन राइस मेरी आदत थी तो वो मैं खाती थी, ये लिया। इनफैक्ट मैंने अभी तक कोई शुगर की दवाई मैंने यूज़ नहीं की। देखिए मुझे सवाल समझ आ गया। इनका जो टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जेस्टेशनल डायबिटीज़, पाकिस्तान में तकरीबन 15 से 17% ख़वातीन को हमल के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है। इनमें से जो है वो अक्सर 90% जो है वो वापस नॉर्मल हो जाते हैं, बट 10 to 20% को डायबिटीज़ रहता है। यानी कि ये है कि हर साल 5% को चांस होता है कि वो टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाए। नाउ इट डिपेंड्स कि वो खुद उसको जो है वो रिवर्स करना चाह रही है या नहीं। यानी कि अगर वो वैसे ही छोड़ दे, अपने जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बाद कोई परहेज़ ना करे, कोई एक्सरसाइज ना करे, तो अगले 5-10 सालों में 50% ऑफ देम बिकम टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, देखिए एक चांस मिल जाता है उनको
फ़ौरन हमल के बाद ख़त्म हो जाती है, फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने लाइफस्टाइल में कैसे चेंज करते हैं। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में इन्होंने ये बताया कि मुझे डायबिटीज़ उसके बाद नहीं हुआ। जो बातें बता रही थी 90% बातें बड़ी अच्छी थी कि वो डाइट बहुत अच्छा इनका चल रहा था। ये नहीं कर सकते हो कि आप देखिए चावल आप दिन में एक बार खा सकते हो, अगर उबले हुए चावल हो प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली वो रोटी खा ही नहीं रही है, लेकिन उसके लिए इसको डायबिटीज़ नहीं है या प्री डायबिटीज़ है या जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। ये सारे मरीज़ एट द एंड ऑफ द डे प्री डायबिटीज़ होंगे और डायबिटीज़ होंगे। अब देखिए मोटापे वाला पेशेंट भी जेस्टेशनल होगा, बाद में प्री होगा। डाइट तो सब ने एक जैसे रखनी है। इन्होंने बड़ी एतदाल पसंदी के साथ सब कुछ किया था। थोड़ा सा चावल जो है वो इनका ये था कि ब्रेकफास्ट में भी दे दो तो मैं ले लूँ। तो अगर ये सिर्फ इनकी तरह जितने भी मरीज हो उसमें एतदाल पसंदी ले आए तो दिन में एक बार चावल खाने से कोई इशू नहीं है। तो बैलेंस बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो है वो इंसुलिन तो बन रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। काम उसका ये होता है कि वो शुगर या ग्लूकोज को सेल्स के अंदर, खुलियों के अंदर ले जाना होता है। वो सेल्स के अंदर जाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा, हमें अपना काम कर सकेंगे, दिमाग को मिलेगा तो सोच सकेंगे, बात कर सकेंगे। वो जब मिलेगा ही नहीं तो थकावट होगी, डिप्रेशन होगी, प्रॉब्लम्स होंगे। अब ये जो ग्लूकोज इनसाइड ले जाने के लिए इंसुलिन चाहिए तो एक रिसेप्टर होता है सेल्स के ऊपर, यूं समझ ले जिस तरह लॉक है तो वो लॉक में प्रॉब्लम आ जाती है। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके पीछे जो मोरिकात है वही सारे हैं, मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डाइट में बदपरहेजी। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में तो कुछ भी नहीं करेगा। फीमेल्स को शायद पॉलीसिस्टिक करवाए, चेहरे पे बाल आ रहे हो, यहाँ पर एक ब्लैक सी निशान, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक साइन है पॉलीसिस्टिक। बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कहते हैं वन ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज पीसीओएस। क्या खवातीन को ही होता है? खवातीन को पॉलीसिस्टिक, जिनमें माहवारी के इश्यूज होते हैं, चेहरे पे बाल होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है खवातीन को ज्यादा? दोनों को होता है। अच्छा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उनको ये साइन आना शुरू हो जाता है। ठीक है। नंबर 2 साइन होता है फैटी लिवर, जिगर में चर्बी आ जाती है। नंबर 3 डायबिटीज भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। तो आपने ये नॉन डॉक्टर होकर इंसुलिन रेजिस्टेंस का सवाल पूछा, आई अप्रिशिएट यू ऑन दिस। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। लुबे लुबाब में ये है कि हमारा जो डायबिटीज़ का जो मेजॉरिटी लोगों को रीज़न है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स के इंसुलिन तो मौजूद है, वो काम नहीं कर रहा है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें ये काम ना करना या उसकी जैसी बहन भाई जो बीमारियां हैं ना, जिसमें पॉलीसिस्टिक सिस्टर है डायबिटीज़ की, दैट मीन्स जिनको पॉलीसिस्टिक है वो डर जाए कि फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकता है। अच्छा। और उनसे आप पूछेंगे उनके डायबिटीज़ फैमिली हिस्ट्री होगी। और क्यों हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसको भी देखते हैं। ठीक है जी। तो ये एक सिस्टर होगी। दूसरा जो है फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, तो वही मल्टीपल रीजंस जो साथ साथ आप पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तौकीर हमारे साथ मौजूद हैं, एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम तौकीर, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हम टीवी का और आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आपने डायबिटीज़ के ऊपर प्रोग्राम किया। मैं 2016 में डायग्नोस हुआ था और तब से लेकर अब तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलती, सही तरह से कोई गाइड नहीं कर पाता। मैं पहले लेंटिस यूज़ कर रहा था, इंसुलिन, उसके बाद मैक्स स्टार उन्होंने चेंज की 5-6 महीने के बाद, मुझे उसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं हो रहा था। अब जब से मैंने इंसुलिन चेंज किया तो अब जो है वो काफ़ी हद तक मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है। मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फटीग्ड फील करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कुछ भी करने की। मैं बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। डाइट मेरी वही नॉर्मल डाइट है, फ्रूट्स, एक आध टाइम रोटी, एक टाइम चावल, सुबह नाश्ते में ब्रेड। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा एडवाइस करें कि मेरी जरा जो है ना एनर्जी वाली कोई चीज़ मुझे मिले। ठीक है, एनर्जी नहीं है। ये बहुत कॉमन सवाल है। इसको हम फटीग एंड लैक ऑफ एनर्जी जो है ना डायबिटीज़ से भी एसोसिएट हो सकता है। और डायबिटीज़ में 50% लोगों को डिप्रेशन एंड अदर साइकेट्रिक बीमारियाँ होती है। वेरी कॉमन कि एक डायबिटिक पेशेंट वो इतनी दवाइयों पे है और वो बार बार ये सोचता है कि मैं क्यों दवाइयों पे हूँ, मैं क्यों इंसुलिन पे हूँ। अब देखिए वो पहले लेंटस पे थे, फिर मिक्सटार्ड पे थे, ये बता रहे थे ना। सो आप खुद सोचे अपने ऊपर ज़रा ले ले, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं क्यों इंसुलिन लगाऊँ, मैं क्यों गोलियों पे हूँ। और भी गम बहुत सारे हैं दुनिया में, तो ये भी गम है, ये एक्स्ट्रा गम बढ़ता जा रहा है। आप कंपैरिजन करते रहते हो। सो एट द एंड ऑफ द डे यू गो इनटू डिप्रेशन। ये जो लैक ऑफ एनर्जी एंड फटीग है, द मोस्ट कॉमन रीज़न इन आवर क्लिनिक्स इज डिप्रेशन। ये बिल्कुल अंडरग्राउंड डिप्रेशन होता है। क्या करें वो? इनसे कई सारे और सवालात हमने पूछने अपने नॉलेज के पास जाएंगे कि वाकई में इनको लो मूड भी रहता है और चिड़चिड़ापन, फटीग, नींद का मसला होना।
वो जो सवालात के बाद ऑब्वियसली देन ही नीड्स एक रीजन आइडेंटिफाई होगी, फिर उस पर काम होगा, उसके ऊपर जो है ऑब्वियसली काउंसलिंग से, दवाइयों से इलाज हो जाता है। मगर डायबिटीज़ का वेल कंट्रोल होना भी बड़ा ज़रूरी है। वो कह रहे हैं मेरा वेल कंट्रोल्ड है फिर भी मुझे फटीग है, तो इसका मतलब कोई स्ट्रेस का एलिमेंट हो सकता है जो कि आइडेंटिफाई होना चाहिए। और फिर कुछ बीमारियां होती है थायराइड वगैरह, वो भी हमें देखनी होती है। ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं, बस सवाल होंगे तो फिर मालूम होगा। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, बहुत अहम टॉपिक था सर ये। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, एक और सेगमेंट, रहिए हमारे साथ। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन 90% आबादी जादू टोने पर यकीन रखती है? तहकीकाती इदारा पाइड और नई रिपोर्ट के मुताबिक जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर जादू टोना मानने वालों की शरह 55 और जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनकी 45% है। और पंजाब में शरह सबसे ज़्यादा है, जबकि सिंध दूसरे नंबर पर है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद, यहाँ के रहने वाले भी जादू टोने पर यकीन रखते हैं, अक्सरियत पाई जाती है। इसका तालीम से कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता कि अगर प्रोग्रेसिव शहरों की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, इन शहरों की अगर आप बात करें, कम है। हाँ, केपी में सबसे कम है। तो वही ना, इसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता कि कहाँ पे रह रहे हैं और क्या हो रहा है। तो ये डेफिनेटली हमारे जो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, बाज़ औक़ात हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे होते। हमारी कोशिश होती है कि हाँ हमारे साथ कुछ हो रहा है तो यकीनन किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवाया होगा, और ये यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल ज़रूर होती है। तो हमारे साथ है जी नौशाबा, साइकोलॉजिस्ट, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तशवीशनाक बात हो गई है जी, इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं जो यकीन रखते हैं इस पे। नहीं तो पहले तो शुक्रिया आपके मदद करने का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइकोलॉजी से रिलेट अब देखने वाले यही कहेंगे कि ये तो ज़्यादातर हम जब भी बात करते हैं जादू के ऊपर, और हम उसको को रिलेट हमेशा करते हैं दीन के साथ। बिल्कुल ऐसी बात है, हमारे कुरान पाक में है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम जो रहमत और जो शिफा है वो हमारी मिलती है। आप एक साइकोलॉजी कहती है सेल्फ कंट्रोल, जैसे ही कोई लूज़ करने लगता है तो हमारे पास आता है, और आखिर में आता है जब सारे बाबे ख़त्म हो जाते हैं, सारे जो पीर फ़कीर ख़त्म हो जाते हैं, चली हुई बच्चियाँ। साइकोलॉजी में अगर आप देखें हमारी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, हेलुसिनेशन, इल्यूजन्स, आपको स्किज़ोफ्रेनिक को भी आती हैं, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर में नॉन एपिलेप्टिक फिट्स जिसको जिन्नात का नाम दिया जाता है। उसके बाद स्लीप एपनिया में आपको फ़ील होता है कि आपके अंदर कोई चीज़ दाखिल हो रही है, और लोग उसको कोरिलेट करते हैं। इस अवेयरनेस नहीं थी। हमने बड़ा शोर डाल के लोगों को बताया कि ये भाई इसके, और अब इसका आप कैसे फाइंड आउट, आपको पता कैसे चलेगा कि ये जादू है? ईमान तो हमारा है, यकीन तो है बीइंग अ मुस्लिम, हमारा जादू के ऊपर है। बाहर मुल्कों में इसको कोई और नाम ब्लैक मैजिक का दे देंगे या कुछ कर देंगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेते। हम किसी चीज़ की जिम्मेदारी, हमारा काम होता है जिस वक्त हमारे पास क्लाइंट आता है कि हम उसको अपना जो स्टीयरिंग है आप उसके हाथ में गाड़ी का पकड़ाएं। बायो साइको एंड सोशल मॉडल के ऊपर काम करें, एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले करी है उनकी किधर, जब तक आप स्ट्रेसर फाइंड आउट नहीं करते और क्या चीज़ उनके, और आप ड्रग्स के अंदर हैं और आप इसलिए कर रहे हैं कि कोई जादू हो गया मेरे ऊपर। अगर आपका बेटा अच्छे नंबर नहीं ले रहा तो नज़र और जादू लग गया, ठीक है, घर बर्बाद हो रहे हैं, तो ये चीज़ हम बताते हैं कि ठीक है हो सकता है, लेकिन उसकी एहतियात आपने की है, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, आप शराब ड्रग्स ले रहे हैं और आप ये यकीन कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई, अब क्या आएगा आपके अंदर अगर आपने अपने अंदर से सफाई नहीं की, प्योरिटी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि माइंड, बॉडी एंड सोल, रूह के ऊपर काम करें। अच्छा, हसद, बुग़्ज़, कीना, जलन, ये सब चीज़ें आपके अंदर है, बेईमानी, करप्शन, और आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर जादू नहीं। एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आपके पास आते हैं, क्या बताते हैं ना कि पानी सर से गुजर चुका होता है और उसके बाद वो आ रहे होते हैं कि पीरों फकीरों से और डिफरेंट जगहों से। इसके अंदर देखिए मेरा जो मेरी रिसर्च है मेरे पास, तो देखिए बच्चे जो हैं, बच्चों के अंदर भी एलिमेंट होता है। अगर आप जो ये रिसर्च बता रही है कि बड़े होकर इसलिए कि बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, जब बंदा ज़ोफ़ की तरफ जा रहा होता है 50 साल के बाद, तो अगर कमर में दर्द हुई है या घुटनों में दर्द शुरू हो गया, वो सुइयाँ किसी ने डाल दी हैं मेरे घुटनों में, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं वो जी सुइयों वाला जादू हो गया हमारे ऊपर, रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, साइको एजुकेशन नहीं है। बच्चों के अंदर जो था वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों में जो इस वक्त डाइवर्सिटी आई है, कल्चरल जो हमारा ये जो नया दौर आ गया, बच्चे कन्फ्यूज़ हैं और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं, और उनका जो पेरेंट्स का जो एक था कि वो बच्चों में एक यकीन, हमें नींद नहीं आ रही है, कोई ख्वाब अगर आ गया डरावना, नाइटमेयर की बात ही कर लें, तो हम वालिदा कहती थी आयतुल कुर्सी पढ़ लो, ठीक है, और हमारा ये यकीन था कि अगर हमने चारकुल और आयतुल कुर्सी माँ बाप ने पढ़ के हमें फूंक दिया है तो हम, ये हमारा बिलीव है कि सेफ्टी क्या है, शील्ड क्या है, इन चीज़ों से सबसे पहले तो पता होना चाहिए शील्ड क्या है।
आपने पहले तो प्रोटेक्शन, अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ना डॉक्टर की ज़रूरत है ना किसी पीर फकीर की ज़रूरत है, सबसे पहले शील्ड, सेल्फ प्रोटेक्शन हमारे यहाँ पेरेंट्स ने वो कम कर दी बच्चों के साथ। और यही एक बुनियादी वजह मुझे लगता है कि बच्चों के ज़्यादा जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप, अगर आपको लग रहा है कि फिर भी नहीं है, अब आप ज़रूर अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्प लें, किसी से साइकोलॉजिकल हेल्प लें। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, वक्त बड़ा कम था जी। नाज़रीन, मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।